मॉड्यूल से, बट आज का मेरा कुछ अलग टारगेट था। व्हाट आई वांटेड इज कि आज हमारा डे 5 है। अल्टीमेटली हमारा जो पूरा पावर बैच है वो 10 से 11 दिन में खत्म हो जाएगा। एक मैंने बफर डे रखा है। सो हम देखने जाए तो आज हम 50% सिलेबस खत्म कर चुके हैं, अगर नंबर ऑफ ड्यूरेशन के टाइम में देख के जाए तो। आई वॉन्टेड कि मैं आपको 1.5 घंटे में ऐसा भयंकर रिविजन करवा दूं कि चैप्टर 1 से लेके अभी तक डे 5 में जो हमने 5 चैप्टर किए हैं वो सारे के सारे हम 1.5 से 1.25 घंटे में रिवाइज कर ले पूरे, ताकि 5 दिन में जो भी पढ़ा है, आपका कुछ स्किप हुआ है, कुछ मिस हुआ है, घर जाके रिवाइज किया नहीं किया, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। ये सेम एक्टिविटी मैं करूंगी, अगले 5 दिन का ब्लॉक खत्म होगा तब वापस से लास्ट डे पे। तो आप लोगों को करना है क्या, अगर जल्दी छोड़ना हो तो बोल दीजिए, अगर किसी को लीव करना हो तो भी लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर जो इंटरेस्टेड है तो मेरे को बताइए कि इंट्रोडक्शन, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन, प्राइसिंग डिसीजन और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, इन 5 ही चैप्टर का ऐसा खतरनाक वाला भयंकर रिविजन करना है क्या कि मैम घर पे रिवाइज नहीं हुआ था या किया है, बट एक बार आप करवा दो, गजब कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ठीक है, एक काम करती हूँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन से चालू करती हूँ। कल वो काफी लोगों का स्किप हो गया था, तो जिसको ये अटेंड करना है वो अटेंड करके फिर अगर सेशन लीव करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी सब सेशन में रहे, हम 5 के 5 चैप्टर आज रिवाइज करने वाले हैं। आ जाओ, पानी पी लो और भयंकर भयंकर मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलना है आपको घर पे। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो के सुनते सुनते साथ में चैट पे लिख पाओ तो वेरी गुड, चैट पे लिखना, मुझे आप सबके आंसर्स देख के बहुत अच्छा लगेगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन डीप में करवाऊंगी, आई नो कल काफी लोगों का छूट गया है, तो इसको हम ओवरव्यू की तरह नहीं प्रॉपरली करवाएंगे, और बाकी जो चीजें बची है उसको मैं फटाफट से क्विक रिविजन करवाऊंगी, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैम अब तो आने दो, एससीएमपी के एग्जाम के लिए हमको 1.5 दिन भी नहीं चाहिए, हम तो 5-6 घंटे में ही रिवाइज कर देंगे। प्लस ये चीज मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, इतना वाला सा हमारा रिविजन, जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ताकि कभी भी आप ये 5 चैप्टर सुनना चाहो तो 2 घंटे में आपको मस्त ओवरव्यू मिल जाए। सेम एक्सरसाइज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट 5 डेज के सेशन के लिए। इसी कारण से मैंने एक बफर डे रखा है, ताकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। एंड दिस रिविजन विल बी रिकॉर्डेड, डोंट वरी। चलो, आज वाले सेशन की पीडीएफ अभी ही टेलीग्राम ग्रुप में एक बार शेयर कर देती हूँ, ताकि जब हम रिविजन करेंगे तो आप साथ में उसको खोल लेना। जब हम रिविजन करें तो साथ में आप वो पीडीएफ खोल लेना। बाकी 4 चैप्टर की तो शेयर है, आज वाले चैप्टर की मैं अभी ही शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर किसी को सेशन लीव करना हो, रिविजन ना करना हो तो वो लीव कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, शेयरिंग द पीडीएफ, 1 सेकेंड। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, सेंड द कॉपी। चलो, आई हैव शेयर्ड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अगर किसी को लीव करना हो कर सकते हैं, पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, जब रिवीजन करवाऊं तब वो पीडीएफ खोल लेना। अब ये कल जो हमारा मिस हुआ था, आ जाओ फटाफट से एकदम धुआंधार। फोन कौन सा है मेरे पास, एकदम सस्ता सा वीवो का, मैंने पास होके कोई नया फोन नहीं लिया है, अपने पास एकदम चालू चिलू फोन है। चलो आ जाओ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से। अब कोई भी रिवीजन में जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, उसके आंसर के अलावा चैट में कुछ नहीं लिखेगा। जो टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं आपको पहले से आता है, धुआंधार फटाफट चैट में चल पड़ो, सारे आंसर्स लिखते जाओ। नहीं आता है तो सुनो, दूसरा कुछ भी कोई नहीं पूछेगा, मैं अब नहीं देखूंगी, सिर्फ मैं यही देखूंगी कि आंसर्स आ रहे हैं, नहीं उसके अलावा कोई भी डाउट अभी एंटरटेन नहीं होगा, लास्ट में होगा। आ जाओ, इंट्रोडक्शन चैप्टर का टेलीग्राम में है पीडीएफ, सोमना आई विल शेयर अगेन। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को बस अब कोई कुछ नहीं पूछेगा, फटाफट मेरे साथ घर पे जोर जोर से चिल्लाते जाओ, घर वालों को भी लगना चाहिए कि भाई 2 घंटे में सब्जेक्ट निपटा दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी या एक्टिविटी अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अल्टीमेटली हमको इसमें करना क्या है, हमको कलेक्शन, समराइजेशन और रिपोर्टिंग करना है। भाई किसका करना है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये एडिटेबल पीडीएफ है, एक सेकेंड, सब लिखा हुआ उड़ जाएगा मेरा। उप्स, चलो हाँ। सो हमको करना क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, हमको कलेक्शन, समराइजेशन और रिपोर्टिंग करना है। किसका करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना है। क्यों करना है,
ताकि हम इंडिविजुअल मैनेजर को अकाउंटेबल बना सके उनके कॉस्ट, रेवेन्यू और असेट के लिए। जिस पर्सन के कंट्रोल में उसका असेट, कॉस्ट और रेवेन्यू है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। तो ये किसके लिए काम आता है, नॉर्मली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के लिए काम आता है, क्योंकि जब एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है, जो मैनेजर है वही ओनर है, जो मैनेजर है वही ओनर है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम किसी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर ही आ जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। ये सीधी सी बात है, हम कौन सा मेजरमेंट यूज करके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, हम कौन सा मेजरमेंट यूज करके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। तो अब आ जाओ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने देखा कि भाई कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलोकेट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। 4 टाइप के स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, जहां पे मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही संतरी, मतलब क्या, ओनर ड्यूअल कैपेसिटी में एक्ट करता है, वही ओनर है, वही मैनेजर है। ये नॉर्मली कहां देखने मिलता है, मैंने आपको सीए फर्म का एग्जांपल दिया था कि कोई स्मॉल साइज सीए फर्म है, तो ऐसे सर्विस इंडस्ट्रीज या तो फिर ऐसे बिजनेसेस जो अपने अर्ली डेज में, जिन्होंने ज्यादा अभी तक एक्सपेंशन नहीं किया है। फंक्शनल में क्या होता है कि हम बिजनेस को डिपार्टमेंटलाइज कर देते हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस, यानी कि प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब। इसका एडवांटेज क्या है भाई, प्रोडक्शन वाला बंदा प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होगा, ऑपरेशन वाला ऑपरेशन में एक्सपर्ट होगा, मतलब हमको लो कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा और प्लस स्टैंडर्डाइजेशन का भी हमको बेनिफिट मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस वाला चाहेगा कि कॉस्ट एकदम कम रहे, लेकिन मार्केटिंग वाला बोलेगा कि करो यार, मार्केटिंग में खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है। ये अप्रोप्रिएट किसके लिए है, ऐसे स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए जो कि रिलेटिवली एक स्टेबल एनवायरमेंट में फंक्शन करते हैं। यहाँ के जल्दी से बताएंगे कि फंक्शनल मैनेजर्स के पास ज्यादा ऑटोनॉमी होती है डिसीजन लेने की, या डिविजनल मैनेजर्स के पास होती है, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, फंक्शनल मैनेजर्स के पास ज्यादा ऑटोनॉमी होती है कि वो लोग, एक कम ऑटोनॉमी होती है कि वो डिसीजन ले। क्यों? क्योंकि फंक्शनल मैनेजर्स के केस में अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज तरीके से होता है। पूरा सीईओ ने डिसाइड कर लिया क्या करना है, उसके बाद सारे फंक्शनल डिविजन उस हिसाब से काम करेंगे। अब लेकिन तो डिविजनल में क्या होता है, डिविजनल में ऐसा होता है कि हम सबू बनाते हैं। सबू क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सबू क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जो कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया था कि भाई फास्ट में आईडीटी का पूरा डिसीजन मैं ही लूंगी, उसका मार्केटिंग, उसका फाइनेंस, सब कुछ मैं देखूंगी, तो मैं एक इंडिविजुअल सबू हूं। मतलब यहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन ना होते हुए डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ का डिसीजन मेकिंग भी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। इसलिए ये ग्रोइंग कंपनीज के लिए फिट है, जो कि अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना चाहती है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो हॉरिजॉन्टली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे कि एचआर और अकाउंट्स। उसके बाद लास्ट क्या बच जाता है, मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स में बेचारे स्टाफ को दो जन को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस फंक्शनल टीम्स बन जाती है, अलग अलग चीजों की टीम बन जाती है। जब प्रोजेक्ट होता है तो उस टीम से हम बंदा बुलवाते हैं, अपना प्रोजेक्ट करवाते हैं और वापस भेज देते हैं। तो जो भी स्टाफ आएगा उसको ड्यूअल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, एक तो अपने फंक्शनल हेड को जिसने उसको अलोकेट किया है, और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको वो अलोकेट किया गया है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि हम सबकी स्किल्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्शन टीम से कोई पर्सन आया है तो प्रोडक्शन में मस्त होगा, डिजाइनिंग टीम से कोई पर्सन आया है तो डिजाइनिंग में मस्त होगा, तो हमको स्किल का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज फिर से वही हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एबीसी 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तीनों को ही सागर चाहिए, तीनों को ही यहाँ से प्रोजेक्ट में से सागर चाहिए, तो सागर कहाँ जाएगा, ए में, बी में या सी में? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी बार अराइज हो सकता है। ये हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमने देखे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हमने देखा कि हम एक पर्सन को उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे जो चीज उसके कंट्रोल में है। और एक और चीज, आज अगर मैं कॉस्ट सेंटर हूं तो क्या मैं जिंदगी भर कॉस्ट सेंटर रहूंगी? द आंसर इज नो। मेरा नेचर चेंज हो सकता है। कॉस्ट सेंटर का क्या काम होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल रखना है। कॉस्ट सेंटर को अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल रखना है और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते जाना है। ऑब्वियस सी बात है, अदर देन कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि उसका डिसीजन लेने की अथॉरिटी उनके पास नहीं होती है। तो हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे इनका? ऑब्वियसली अगर उनको कॉस्ट कंट्रोल करना है तो कॉस्ट वेरिएंसेस को हम यूज कर लेंगे। हमने उनको क्या कॉस्ट का बजट दिया था वर्सेस उन्होंने एक्चुअली क्या कॉस्ट इनकर किया है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंसेस निकाल लेंगे। ये एकदम बेस्ट मेजर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था ऑटोमोबाइल फर्म में एक पेंट डिपार्टमेंट। फिर रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? रेवेन्यू सेंटर ऐसा सेंटर है जिसका कंट्रोल है रेवेन्यू के जनरेशन पे, जिसका कंट्रोल है रेवेन्यू के जनरेशन पे।
फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका की मेजर क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट वेरिएंसेस यूज किए थे तो रेवेन्यू सेंटर में हम क्या करेंगे, सेल्स वेरिएंसेस यूज कर लेंगे। एग्जांपल एयरलाइन कंपनी का बुकिंग काउंटर, इसको कॉस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको मैक्सिमम टिकट्स बेचने हैं और रेवेन्यू लेके आना है। उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट सेंटर, तो प्रॉफिट सेंटर में हमारे पास रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट दोनों पे कंट्रोल होता है। तो इसका हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, ए सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे तो एज लॉन्ग एज हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव है, एज लॉन्ग एज हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव है तब तक हम बोलेंगे कि हम ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल कैंटीन, भाई कैंटीन में खर्चा भी होता है लेकिन सामने बच्चों से प्राइस भी चार्ज किया जाता है, तो कैंटीन क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट सेंटर हो जाएगा। और लास्ट हमने देखा इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर तो एक अलग से सबू भी बन सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट सेंटर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट सेंटर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, आइसोलेशन में काम करता है, तो उसको तो हम एक सबू भी बना सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जो अपने असेट के एक्विजिशन, उसके रिलेशन में रेवेन्यू और उसके रिलेशन में कॉस्ट, तीनों का ही कंट्रोल इसके पास है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर। जल्दी से सब लोग चैट में लिख देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के 4 नाम, कौन कौन से हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। पूरा ना लिखना हो तो भी कोई बात नहीं, CRPI लिख दो, मैं समझ जाऊंगी, बस आंसर लिखते जाओ ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आपको आ रहा है। एग्जाम्पल हमने देखा था कि हमने एक ही चीज को एज अ कॉस्ट सेंटर, एज अ प्रॉफिट सेंटर एनालाइज किया था, तो भाई कॉस्ट में उसकी जितनी बजटेड कॉस्ट इनकर होनी चाहिए थी उसने तो उन्होंने ज्यादा इनकर कर दी, तो हम बोल देंगे कि एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस है, ज्यादा कॉस्ट इनकर करने के बावजूद भी रहा तो वो फायदे में ही है, तो प्रॉफिट वेरिएंस हमारा फेवरेबल आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक चीज को दो अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जहां पे एज कॉस्ट सेंटर तो हमारा वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, लेकिन एज प्रॉफिट सेंटर फिर भी हम ठीक है कि हमको एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा 4 स्टेज सोल्यूशन है, ओरेपिया हमने देखा था। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप क्या करोगे, 4 स्टेज सोल्यूशन लगाओगे। कौन सा है हमारा 4 स्टेज सोल्यूशन, ओरेपिया। तो ओ क्या है, ओ से सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे बिजनेस को ध्यान में रखते हुए बेस्ट फिट रहेगा। उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे। फिर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ओ क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रे क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को हम उसका परफॉर्मेंस मेजर अलोकेट कर देंगे कि भाई तुमको हम इस तरीके से परफॉर्म मेजर करेंगे। मतलब अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में किसी को कॉस्ट सेंटर बनाया है तो मैं उसको बता दूंगी कि तुमको हम कॉस्ट वेरिएंस यूज करके मेजर करेंगे, तो यहाँ पे हम सबको बता देंगे कि किसका कौन सा परफॉर्मेंस मेजर है, पी। और लास्ट में आ क्या बोलता है, ओरे पी आ का आ क्या बोलता है कि अब सब कुछ अलोकेट कर दिया है तो उनके एक्शंस को आप रिव्यू करो, और अगर कुछ गलती लगती है तो क्या करो, करेक्टिव एक्शन ले लो। अगर कुछ गलती लगती है तो क्या करो, करेक्टिव एक्शन ले लो। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 स्टेजेस कौन से हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 स्टेजेस कौन से हैं, ओरेपिया। तो ओरेपिया क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसको बनाना है, किसको कौन सा सेंटर हम बनाएंगे, उनको उनके परफॉर्मेंस मेजर्स बता देंगे, वो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं, और लास्ट में हम रिव्यू करके करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। अब डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स क्या बोलते हैं कि भाई हम हर एक डिविजन को, अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिविजन में बांटा है, तो सीधी सी बात है हर एक डिविजन का आप अलग से क्या करो, परफॉर्मेंस मेजर करो। तो इश्यूज क्या इसमें आ सकते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने मेरा, फिर संभवी का और मालव का एग्जाम्पल लिया था कि भाई यहाँ पे हमको देखने में तो लगता है कि मैं 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हूँ, मालव 50 करोड़ का लॉस कमा रहा है और संभवी 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अंदर गए तो पता चला कि मालव इसलिए लॉस में है क्योंकि वो माल सस्ते में दे रहा है, सस्ते में मुझे इनपुट्स दे रहा है, तो अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन का तो फायदा हुआ, लेकिन मालव का नाम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है उसने लॉस किया, बट ऐसा नहीं है। एक डिवीजन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू हो सकता है, गोल कॉन्फ्रेंस, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट की पड़ी है, कंपनी का तो कोई सोच ही नहीं रहा है। जो शेयर्ड कॉस्ट है, हमने एसी का एग्जाम्पल लिया था कि भाई संभवी एसी बंद करवा देती है, मालव एसी चालू करवाता है, वैसे देखो तो मालव ही एसी यूज करता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, दोनों के ऊपर कॉस्ट का अलोकेशन आ जाएगा। ये हमने पूरा एग्जाम्पल लेके समझा था कि भाई बहुत सारे इश्यूज अराइज हो सकते हैं डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो हमारा गुड परफॉर्मेंस मेजर कैसा हो, जल्दी से सब बताएंगे। हमारा गुड परफॉर्मेंस मेजर, एक अच्छे सच्चे प्यारे क्यूट से परफॉर्मेंस मेजर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो हमारा गुड परफॉर्मेंस मेजर कैसा हो, लॉन्ग टर्म बीएफ जैसा हो। हमारा गुड परफॉर्मेंस मेजर कैसा हो, हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बीएफ की ही बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्या बोलता है, हमारा जो भी परफॉर्मेंस मेजर है वो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखता है।
हमारा जो भी परफॉर्मेंस मेजर है वो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखता है। बी का मतलब हम ऐसे मैनेजर को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे जिसने बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया है ओवरऑल कंपनी के। हम ऐसे मैनेजर को इंसेंटिव देंगे जिसने ओवरऑल कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया है। और एफ क्या बोलता है, हम उन्हीं फैक्टर्स के लिए उसको अकाउंटेबल बनाएंगे, हम उन्हीं फैक्टर्स के लिए उसको अकाउंटेबल बनाएंगे जो फैक्टर्स उसके कंट्रोल में है। जो चीज उसके कंट्रोल में ही नहीं है उसके लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे। तो हमारा गुड परफॉर्मेंस मेजर कैसा हो, लॉन्ग टर्म बीएफ जैसा हो। हमारा गुड परफॉर्मेंस मेजर कैसा हो, लॉन्ग टर्म बीएफ जैसा हो, मतलब लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चीजों को ध्यान में रखे, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे और ऐसे फैक्टर्स जो उसके कंट्रोल में है उसी के लिए हम उसको रिवॉर्ड या पेनलाइज करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर हमने देखा था कि भाई फाइनेंशियल हमको 3 पढ़ने हैं और नॉन फाइनेंशियल हमको 5 पढ़ने हैं। 3 फाइनेंशियल मेजर्स अगर हम चालू करते हैं, ये ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है बताया था। इंडिकेटर हमको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, एग्जैक्टली क्वांटिफाइबल नहीं होता, कंक्लूजन हमको निकालना पड़ता है, लेकिन मेजरमेंट एग्जैक्टली हमको क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल मेजर में हमने देखा था कि भाई सबसे पहले हमने आरओआई पढ़ा था, सबसे पहले हमने आरओआई पढ़ा था कि भाई कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट जो हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर हमने कितना कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन जनरेट किया है। अवेलेबल हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, असेट है, उसके ऊपर हमने कितना कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन जनरेट किया है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिला और ये रिटर्न कंट्रोलेबल देखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आरओआई निकाल देंगे। लेकिन आरओआई की मेजर शॉर्टकमिंग क्या थी कि आरओआई में लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस है। हर एक डिपार्टमेंट अपने एग्जिस्टिंग रेट से कंपेयर कर लेगा प्रपोज्ड रेट को, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कोई ध्यान देगा ही नहीं। तो सब ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, क्यों? क्योंकि गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं है, सारे डिपार्टमेंट अपना अपना सोचेंगे, कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कोई देख ही नहीं रहा है और यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट ही लेनी है। तो फिर आरओआई के लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कौन आया, तो रेसिडुअल इनकम आया। रेसिडुअल इनकम ने क्या बोला कि आरओआई तो एक रिलेटिव मेजर है ना, मैं एक एब्सोल्यूट मेजर हूँ। आरआई ने बोला मैं एक एब्सोल्यूट मेजर हूं, मैं क्या करूंगा, आप निकालो अपना कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन, आप निकाल लो अपना कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन, उसमें से आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कंपनी का सीओसी लगा दो, अपने इन्वेस्टमेंट पे कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा के माइनस कर दो, मतलब इतना तो आपको मिनिमम कमाना ही है क्योंकि वो तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर आपका क्या रेसिडुअल इनकम बचता है, जिसका रेसिडुअल इनकम ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा। अगर नेगेटिव रेसिडुअल इनकम आता है मतलब ऐसा प्रोजेक्ट आप लो ही मत, आप कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम कमा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मेजर बोल देते हैं, रेसिडुअल इनकम। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि ये एब्सोल्यूट मेजर है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, अगर डिपार्टमेंट्स अलग अलग साइज के हैं तो हम क्या करेंगे, हम टारगेटेड लेवल्स बना देंगे, हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ टारगेटेड हर्डल लेवल बता देंगे कि भाई इतना तो तुमको कमाना ही है, इससे ऊपर जो हुआ वो तुम्हारा रेसिडुअल इनकम हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लिया था कि आरआई और आरओआई को यूज करके कैसे हमने एक ही एग्जाम्पल में अलग अलग डिसीजन मेकिंग कर लिया है। उसके बाद आया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी रिलेटिव मेजर तो नहीं है, एब्सोल्यूट मेजर ही है क्योंकि इसमें भी एक अमाउंट आती है, लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को भाव भी नहीं देती है। ईएवी अकाउंटिंग प्रॉफिट को बोलती है चल फुट, क्यों? क्योंकि ईएवी यूज करती है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ईएवी क्या यूज करती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट मैनिपुलेट किया जा सकता है। और दूसरी चीज, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट का कॉस्ट तो माइनस कर देते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम नहीं होती है, इसलिए मेजर आया ईवीए का। ईवीए क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नोपेट में से आप एक काम करो, अपना टोटल कैपिटल लो, उस पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट लगा दो, मतलब आपने जितना भी कमाया है, आपने जितना भी नोपेट कमाया है उसमें से पूरा का पूरा डेट और इक्विटी दोनों का ही आप क्या करो, कैपिटल कॉस्ट माइनस कर दो, जो एडिशनल आपके पास बचेगा वो मतलब आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है, जिसका इकोनॉमिक प्रॉफिट ज्यादा वो सबसे अच्छा। लिमिटेशन वही है कि भाई एब्सोल्यूट मेजर है, रिलेटिव मेजर नहीं है, और दूसरा लार्जली हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। अब अगर मुझे ईवीए बढ़ाना है तो मैं 3 तरीके से बढ़ा सकती हूँ, या तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसका मैं ग्रेटर एफिशिएंसी से यूज करूं, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा लेकिन मेरा कॉस्ट तो सेम रहेगा। दूसरा, मैं नया कैपिटल लेके आऊं, लेकिन जिस कॉस्ट पे लेके आऊं उस कॉस्ट से ज्यादा परसेंटेज पे मैं प्रॉफिट कमाऊं, तब तो मेरा ये इतना बढ़ेगा और ये थोड़ा ही बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली मेरा पूरा ईवीए बढ़ जाएगा। नया कैपिटल लेके आओ, दिक्कत नहीं है, लेकिन नया कैपिटल जिस कॉस्ट पे लेके आ रहे हो, से फॉर एग्जांपल 8%, तो भाई कम से कम एटलीस्ट 10-11% का प्रॉफिट तो कमाओ ही, ताकि ये जो माइनस वाली फिगर बढ़ी है उससे ज्यादा आपकी प्लस वाली फिगर बढ़ जाए। एंड थर्ड क्या बोलता है, जो कैपिटल काम का नहीं है, जो कैपिटल आपके कॉस्ट से भी कम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसको आप क्या करो, चर्न आउट कर दो, तो अनप्रोडक्टिव कैपिटल को निकाल दो और लिक्विडेट कर दो। एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है।
उसके बाद तीनों फाइनेंशियल मेजर हमारे खत्म हो गए, तीनों फाइनेंशियल मेजर हमारे खत्म हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नॉन फाइनेंशियल मेजर। नाउ सबसे पहले तो शॉर्टकमिंग्स क्या है? शॉर्टकमिंग्स ये है कि भाई जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ट्रेडिशनली सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्वांटिटेटिव पे ही रिलाई करता है क्योंकि वो इजीली मिल जाता है, क्विकली मिल जाता है। ये जो क्वालिटेटिव डेटा है इसको कोई वैल्यू असाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इससे कोई इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने बोल दिया वो अच्छा है, मैंने बोल दिया वो अच्छा है, तो भाई कितना अच्छा है कैसे क्वांटिफाई करूं? तो वो एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गई। कंपेरिजन डिफिकल्ट हो जाता है, सीधी सी बात है कि भाई अच्छा ये अच्छा है वो बहुत अच्छा है, तो अच्छा बहुत अच्छा को हम कैसे कंपेयर करेंगे? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट भी हो सकती है और बार बार डायनेमिक भी हो सकती है। आज वो अच्छा है, आज वो अच्छा है, उसने एक गलत मैसेज मुझे कर दिया, कल से वो गंदा हो गया। और द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड सॉर्टिंग में भी हाई। अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सॉर्ट करना, फिर उसको कुछ अमाउंट असाइन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल मेजर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था पेज फट जाए उतनी बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देना। तो बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड क्या बोलता है? बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड में हम कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव्स के ऊपर एडवांटेज गेन कर सकते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। हम 4 फैसेट देखेंगे और यहाँ पे हम इनटेंजिबल चीजें, सीधी सी बात है, अब हम नॉन फाइनेंशियल मेजर में आ चुके हैं, तो भाई पैसा पैसा करती है ऐसा नहीं करना है, हमको नॉन फाइनेंशियल मेजर्स देखने हैं। तो भाई इनटेंजिबल एसेट सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमको कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम नया मार्केट, नया सेगमेंट टैप कर सकते हैं जाके। कस्टमर को क्या चाहिए हम एग्जैक्टली वही उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड्स दे सकते हैं, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन और स्किल बढ़ा सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो यहाँ पे 4 पर्सपेक्टिव हमने देखे थे, जल्दी से लिखेंगे, मैं लिखूं उसके पहले आप लिखेंगे चैट में। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखा था, कस्टमर पर्सपेक्टिव देखा था, इंटरनल पर्सपेक्टिव देखा था और इनोवेशन पर्सपेक्टिव देखा था। कौन से हमारे 4 पर्सपेक्टिव हो गए? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, बिजनेस और इनोवेशन, या फिर उसको लर्निंग और ग्रोथ बोल दो। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम कैसे देखते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को, हम कैसे देखते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को, और कस्टमर में क्या आ गया, हमारे कस्टमर हमको कैसे देखते हैं। पहले हम कैसे देखते हैं उनको, शेयर होल्डर्स को, सेकंड हमारे कस्टमर्स हमको कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे सारी फाइनेंशियल चीजें आएगी। अभी हम एग्जांपल भी इसका देख लेंगे। यहाँ पे हमको जो बाकी के 3 ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल करने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल बैकिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कस्टमर में हमारे कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप्स है, लीड इंडिकेटर बदल सकते हैं, कस्टमर को क्या क्या चाहिए ये हमेशा रिक्वायरमेंट के साथ चीजें बदल सकती है। अगर कल एग्जाम है तो कस्टमर बोलेगा कि भाई फटाफट से हमको 7-8 घंटे का एक मैराथन दे दो। कल एग्जाम है तो 7-8 घंटे का एक मैराथन दे दो। और यही अगर 4-5 महीने बाद एग्जाम है तो स्टूडेंट बोलेगा कि मैम इन डिटेल रिविजन करवा दो। तो कस्टमर को क्या चाहिए वो भी टाइम टू टाइम बदल सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, आफ्टर सेल सपोर्ट चाहिए। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी 2 मिनट में देखेंगे। उसके बाद इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि भाई फाइनेंशियल और कस्टमर दोनों अचीव करने के लिए आपको अपने बैकएंड पे जो प्रोसेसेस करनी पड़ेगी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। मतलब हम हमारी वैल्यू चेन को रीअसेस करेंगे और उसमें क्या सुधार कर सकते हैं ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। लर्निंग में हम पीपल, सिस्टम और प्रोसीजर तीनों को ही अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड कभी कभी फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैनेजर को लगता है उन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड लगा दिया है, जबकि लगाया नहीं होता है। कुछ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को लगा देने से हम बैलेंस स्कोर कार्ड लगा दिया ऐसा नहीं बोल सकते। प्रॉपर डेडिकेटेड टीम के साथ काम करना पड़ता है। ये ऐसा काम है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव को खुद करना है। अगर किसी को डेलीगेट कर दिया है तो काम खराब हो जाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्टिंग की तरह नहीं देखना है, एक्चुअली एनालिसिस करके और इसमें से कुछ कंक्लूजन निकालना है। नाउ कौन कौन से मेजर्स हो सकते हैं? तो भाई फाइनेंशियल में हमारा आरओआई कितना बड़ा, सेल कितना बड़ा, प्योर फाइनेंशियल मेजर्स है। कस्टमर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कितने परसेंटेज कस्टमर्स हमको आज जानते हैं, कितने कस्टमर्स की कंप्लेन हमने सॉल्व कर दी है, रिपीट कस्टमर हमारे पास कितने नए आए। इंटरनल में क्या होगा, हमने हमारा डिफेक्ट रेट कम किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी अच्छी की हमने, ऑर्डर टाइम फटाफट से फुलफिल करते गए। कस्टमर वर्ड देख के बहक नहीं जाना है, कस्टमर को रिटेंशन करने के लिए सेंटर बनाया है, मतलब बैकएंड पे काम किया है, तो ये भी इंटरनल में आ जाएगा। लर्निंग डेवलपमेंट आपको हमेशा आ ही जाएगा भाई, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाना, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देना, उनका ट्रेनिंग करवाना, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड खत्म होता है। 5 नॉन फाइनेंशियल मेजर है जिसमें सबसे पहला है बैलेंस स्कोर कार्ड। उसके बाद सेकंड आता है परफॉर्मेंस पिरामिड जल्दी से बनाएंगे, जल्दी मेरे साथ बनाएंगे जितना याद आता है। सबसे पहले हमने देखा था कि भाई ये ट्राइंगल है जिसमें हमको एक्सटर्नल और इंटरनल कर देना है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल आ जाएगा, यहाँ पे इंटरनल आ जाएगा। एक्सटर्नल में हमको क्या चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए।
तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी। जल्दी से रफ पेज में सब मेरे साथ बनाएंगे। हमको परफॉर्मेंस पिरामिड में क्या चाहिए, एक्सटर्नल इंटरनल दो आ गया, एक्सटर्नल में इफेक्टिवनेस चाहिए, इंटरनल में एफिशिएंसी चाहिए। यहाँ पे एक कॉमन ऑपरेशंस का पॉइंट आ जाता है। उसके बाद 4 लेवल होते हैं। 4 लेवल में सबसे ऊपर कॉर्पोरेट विजन, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा कॉर्पोरेट विजन। नो, सबसे ऊपर कॉर्पोरेट विजन में अब हमको विजन को अचीव करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो मार्केट में अच्छा शेयर और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्केट और दूसरा फाइनेंशियल। अब उसके बाद एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, मतलब कस्टमर को खुश करने के लिए हमको कौन सी 2 चीजें करनी पड़ेगी, तो कस्टमर को हमको अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा कम टाइम में। तो फर्स्ट आ जाएगा क्वालिटी, सेकंड आ जाएगा डिलीवरी। और इंटरनल एफिशिएंसी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट कम करना पड़ेगा। तो वेस्ट और साइकिल टाइम बढ़ाना, मतलब साइकिल टाइम एफिशिएंट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और वेस्ट कम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर साइकिल टाइम और वेस्ट कम करती हूँ तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पे क्वालिटी और डिलीवरी दे दिया तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में एक हमारा कॉमन पॉइंट है जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। याद आया क्या, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऊपर से नीचे फ्लो करेंगे और हमारे जो मेजर्स है वो नीचे से ऊपर फ्लो करेंगे। ये पूरा हमने समझा था। तो ये परफॉर्मेंस पिरामिड क्या आपको याद आया, एक बार फिर से बताऊं। देखो, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, इंटरनल एफिशिएंसी, ऑपरेशंस तो कॉमन है ना। एक्सटर्नली कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छा क्वालिटी और कम डिलीवरी टाइम। इंटरनल में हमको क्या करना है, तो साइकिल टाइम रिड्यूस करना है और वेस्ट कम करना है। साइकिल टाइम रिड्यूस किया, वेस्ट कम किया, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कस्टमर को अच्छा क्वालिटी, अच्छा डिलीवरी दिया, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी सब में होनी चाहिए। अब कस्टमर खुश तो मार्केट हमारा, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई तो फाइनेंस हमारा, और अल्टीमेटली हमको क्या, कॉर्पोरेट विजन अचीव हो जाएगा। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ऑब्जेक्टिव्स ऊपर से नीचे जाएंगे और हमारे मेजर्स नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकमिंग था कि भाई इंटरनल में हम हमारे शेयर होल्डर्स पे फोकस कर लेते हैं, एक्सटर्नल में हम हमारे कस्टमर्स पे फोकस कर लेते हैं, बाकी सारे स्टेक होल्डर का क्या। तो सबसे मेजर शॉर्टकमिंग क्या है यहाँ पे, कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेक होल्डर, एक कस्टमर और एक शेयर होल्डर, इन दोनों पे ही फोकस करते हैं और किसी पे फोकस नहीं करते। उसके बाद आता है हमारा फिट्जगेराल्ड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। फिट्जगेराल्ड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आता है जो सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था आरएसडी। व्हाट इज आरएसडी, तो भाई रिवॉर्ड, स्टैंडर्ड और डायमेंशन। स्टैंडर्ड को हम मेजर्स भी बोलते हैं, मेजर्स भी बोलते हैं। ऑडिट में जब भी स्टैंडर्ड्स का नाम सुनते हो आपका एईओ हो जाता है कि ओईओ क्या चल क्या रहा है। तो जब भी हम ऑडिट में स्टैंडर्ड्स का नाम सुनते हैं एईओ हमारे साथ हो जाता है। मतलब क्या, स्टैंडर्ड होने चाहिए इक्विटी, मतलब सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग मेजर्स होने चाहिए, किसी के भी साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अचीवेबल, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, आपको ऐसा स्टैंडर्ड नहीं दे सकती कि जाओ सब एसटीएमपी में 100 में से 100 मार्क लेके आओ, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, रियलिस्टिक मेजर, अचीवेबल मेजर उनको देना है। और ओनरशिप मतलब क्या, यहाँ पे सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। मैंने आपको बोला आपको 60+ मार्क्स लेके आने, आप सबने ओनरशिप ली कि हाँ हम सब 60+ मार्क्स एससीएमपी में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड्स हमारा हो गया। डायमेंशन को हम गोल भी बोलते हैं, जिसमें हमने 2 चीज देखी थी, रिजल्ट और डिटर्मिनेंट्स। रिजल्ट 2 चीजों से ही पता चलेगा कि भाई हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, और हमने हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करें तो कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो भाई रिजल्ट अगर देखना है तो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लो और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ उसको कंपेयर कर लो। डिटर्मिनेंट में क्या है, अरे यार आप मुझसे एससीएमपी पढ़ रहे हो, आप रिद्धि से एससीएमपी पढ़ रहे हो, तो डिटर्मिनेंट्स, फिर क्यों आपको डरना कि कौन से डिटर्मिनेंट्स होंगे, आपको फिर क्यों डरना है। तो व्हाट इज फिर क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी, इनोवेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसके अंदर का हमने अच्छे से समझ लिया था, नॉट रिपीटिंग अगेन। तो ये फिर क्यों क्या है, फिर क्यों है फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और क्वालिटी। अगर आपके पास ये चारों यूटिलाइजेशन एकदम अच्छे हैं, चारों डिटर्मिनेंट्स एकदम अच्छे हैं, तो फिर क्यों फासला, मैं यहाँ और तुम वहां। तो ये क्या बोलेंगे, अगर डिटर्मिनेंट्स आपके चारों एकदम बेस्ट है तो फिर क्यों फासला, आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपको एकदम बेस्ट फाइनेंशियल और अपने कंप्यूटर के कंपैरिजन में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद लास्ट है हमारा रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, रिवॉर्ड में हमने एमसीसी देखा था, यानी कि मोटिवेशन, क्लियर और कंट्रोलेबिलिटी। रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयज को मोटिवेशन है, ऐसा नहीं कि हम तुमको 100 रुपए दे देंगे जाओ अच्छा काम करो, तो नहीं होगा। अच्छा उनको मोटिवेशन दो कि तुमको एक मस्त दुबई ट्रिप प्लान करके देंगे। क्लियर होना चाहिए, पहले से बता दो कि सिर्फ तुमको ही दुबई जाने मिलेगा, अपने बच्चे और बीवी को मत लेके आना। तो क्लियरली रिवॉर्ड क्या दोगे वो कम्युनिकेट कर दो। और लास्ट हो जाएगा कंट्रोलेबिलिटी, कि भाई जो चीज उसके कंट्रोल में है उसी चीज के लिए हम उसको रिवॉर्ड या पेनलाइज करेंगे। So reward penalize for
ओनली दोज रिजल्ट्स विच आर अंडर हिज और हर कंट्रोल। ये क्या हो गया हमारा फिट्जगेराल्ड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। उसके बाद हमने देखा परफॉर्मेंस प्रिज्म। तो भाई परफॉर्मेंस पिरामिड पढ़ाते टाइम बताया था कि सिर्फ और सिर्फ दो स्टेक होल्डर पे फोकस होता है, शेयर होल्डर और कस्टमर। तो भाई परफॉर्मेंस प्रिज्म में हमको क्या करना है, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स पे फोकस करना है। तो इसमें पांच पांच चीजें आएगी। अगर हमको ये करना है तो हमको पांच फैसेट ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो हमारे स्टेक होल्डर कौन और उनको कैसे हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। परफॉर्मेंस प्रिज्म का फर्स्ट फैसेट क्या बोलता है, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। अगर इनको सेटिस्फाई करना है तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएंगे। अगर यहाँ पे आई गेस 4-5 एग्जाम्पल ले लेके अलग अलग हमने समझा था कि भाई अगर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी, ये स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या हमारे पास ये प्रोसेस करने की ताकत है, क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज है कि हम ये प्रोसेस कर सके, है या नहीं है, जो भी है लास्ट में हम देख लेंगे। कैपेबिलिटी है तो हम देखेंगे कि हमको हमारे स्टेक होल्डर से क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम बोलेंगे भाई हमसे तो ना हो पाएगा, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप भी हमको दे दो। तो कौन से हो गए हमारे 5 फैसेट, स्टेक होल्डर कौन, उनको क्या चाहिए, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। दूसरा, उसके लिए हमको कौन सी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। नाउ इस स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी प्रोसेस लगेगी, प्रोसेस करने के लिए क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है, और लास्ट में हमको उनसे सामने क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए। भाई मैंने आपको बोला कि 60+ मार्क्स लाने हैं, मुझे आपसे क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए कि आप रोज का रोज पावर बैच के बाद होमवर्क करोगे, ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद लास्ट नॉन फाइनेंशियल मेजर, लास्ट नॉन फाइनेंशियल मेजर हमने देखा है TBL, दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन, जो कि सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है। तो कौन सी है 3 बॉटम लाइन, प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट। प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट। प्लैनेट मतलब एनवायरमेंटल बॉटम लाइन, पीपल मतलब सोशल बॉटम लाइन और प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक बॉटम लाइन। तीनों अगर मिल गए तो हो जाएगा सस्टेनेबल, तीनों मिल गए तो हो जाएगा सस्टेनेबल। पीपल है, एनवायरमेंट है, प्रॉफिट नहीं है मतलब बेरेबल है, चल जाएगा। एनजीओ का एग्जाम्पल लिया था। पीपल है और प्लैनेट है तो बेरेबल हो जाएगा, या तो फिर पीपल है और प्रॉफिट है, एनवायरमेंट नहीं है। पीपल है, प्रॉफिट है, एनवायरमेंट नहीं है तो इक्विटेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया था, पीपल है, प्रॉफिट है पर एनवायरमेंट नहीं है मतलब प्लास्टिक। और यहाँ पे हमने वाइबल में टोबैको का एग्जाम्पल लिया था, जब हमारे पास प्रॉफिट भी है, प्लैनेट को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली लोगों को नुकसान हो रहा है, सोशली वो चीज ठीक नहीं है। सब कुछ मिलेगा तो सस्टेनेबल, प्लैनेट पीपल मिला तो बेरेबल, पीपल प्रॉफिट मिला तो इक्विटेबल और प्लैनेट प्रॉफिट मिला तो वाइबल हो जाएगा। ये हमने अच्छे से एग्जाम्पल लेके भी समझ लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर अप्रोच लेते हैं, ना कि शेयर होल्डर अप्रोच। तो इसमें कैपेबिलिटी है कि ये फुल कॉस्ट अकाउंटिंग को भी रिप्लेस कर सकता है और ये एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से चलता है। डन 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 डन, सारे के सारे परफॉर्मेंस मेजर्स हो गए, 3 फाइनेंशियल और 5 नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद CSF और KPI क्या होता है, तो भाई ये तो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें हमको सक्सेस चाहिएगा ही चाहिएगा। सो वाइटल फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हो गया। अभी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स अटेन हुए या नहीं हुए वो कैसे मेजर करेंगे, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करेंगे, जो कि CSF का कैसा परफॉर्मेंस हुआ है वो हमको इंडिकेट करके देंगे। तो भाई कौन से 4 प्राइम सोर्सेज है जहां से की सक्सेस फैक्टर बनते हैं, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, उस इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन कहाँ है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हमको तंग कर रहे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है, और लास्ट अगर कोई टेम्पररी इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। कोविड-19 का एग्जांपल लेके बताया था। तो भाई यहाँ पे कौन से हमारे 4 की सक्सेस फैक्टर्स, कौन से 4 सोर्सेज है जहां से हमारे की सक्सेस फैक्टर हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इंडस्ट्री में हमारा पोजीशन, एनवायरमेंटली कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और टेम्पररी कोई इन्फ्लुएंस है। तो हमारा KPI कैसा हो, हमारा KPI एकदम स्मार्ट हो। हमारा KPI एकदम स्मार्ट हो मतलब जो भी आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एस्टैब्लिश कर रहे हो वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। एंड ऐसे देखने जाओ तो हर एक CSF के पास एक या एक से ज्यादा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना ही चाहिए, जो हमको एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस देके बताएगा। तो इसके चलते हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बहुत बार थ्रेशोल्ड भी बोल देते हैं कि भाई इतना तो तुमको अटेन करके देना ही है, दैट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमने देखा था बेंचमार्किंग स्कीम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई हमको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाना है। अपने आप से बेंचमार्क करो और इंडस्ट्री में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है उससे खुद को बेंचमार्क करो और कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते जाओ। फिर हम आ गए थे नॉन प्रॉफिट सेक्टर पे। तो नॉन प्रॉफिट सेक्टर का पूरा मेजरमेंट ही बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो हमारा एम ही नहीं है, प्रॉफिट हमारा एम ही नहीं है। तो क्या है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला हमने देखा था कि वो लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल चैरिटी, वेलफेयर, सोशल, एनवायरमेंटल और म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो क्या ये काम करने के लिए पैसे नहीं लगते? पैसे तो लगते हैं। तो पैसे कौन देता है? डोनर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स, एक्सटर्नल इंटरनल मेंबर्स दे सकते हैं, या तो फिर बाहर वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स से हम पैसा ले सकते हैं। अब अगर उनसे पैसा ले लिया तो उनके साथ कोई ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट नहीं करोगे, उनके साथ आपका बन जाएगा
फिड्यूशरी रिलेशनशिप, उन्होंने जिस पर्पस के लिए पैसा दिया है उस पर्पस के लिए आप पैसे को यूटिलाइज करोगे। एंड यहाँ पे अगर आपका इंटेंशन नहीं था प्रॉफिट कमाने का, फिर भी कोई प्रॉफिट कमा लिया है तो बांट मत देना, उसको कॉर्पस का ही पार्ट बनाना और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसको यूज करना। तो कौन सी है हमारी 4 की कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहला कि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बने हैं, हमको पैसा चाहिए। पैसा कहां से आता है? इंटरनल मेंबर या तो फिर एक्सटर्नल कॉन्ट्रीब्यूटर से। उन्होंने पैसा दिया तो हम पैसा दबा के डकार नहीं मारेंगे, हम क्या करेंगे, हम उनके लिए वेल्थ क्रिएशन नहीं करेंगे, लेकिन उनको कौन से ऑब्जेक्टिव चाहिए वो फुलफिल करेंगे। कोई भी ट्रस्ट इश्यूज हम उनके साथ क्रिएट नहीं होने देंगे। और लास्ट क्या जाता है हमारा कि भाई हम बांट नहीं देंगे पैसे, अगर कुछ जनरेट हो भी जाते हैं तो कॉर्पस का पार्ट बना देंगे। तो इनका परफॉर्मेंस मेजर कैसे होता है? जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने बोला था क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं किया। नोटबुक का एग्जांपल लिया था कि भाई 50 गरीब बच्चों को नोटबुक देनी है तो मैक्सिमम 1000-10,000 का खर्चा हो सकता है। अगर आपने उसके लिए 10 लाख का खर्चा बता दिया मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है। तो आपने अपना पर्पस तो अटेन किया, 50 बच्चों को बुक दिया, लेकिन उसके सामने रिसोर्सेज कितने स्पेंड कर दिए? बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिए, क्या मतलब आपका परफॉर्मेंस खराब है। तो कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं? सबसे पहला तो हम क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते कॉस्ट और बेनिफिट। हमने किसी का भला किया, कितना भला किया, कैसे क्वांटिफाई करेंगे? तो ये क्या बोलते हैं, कुछ तरीका निकालो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज करो, रिलेटिव मेजर्स यूज करो और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि भाई ये जो वेलफेयर वाले काम है नॉर्मली गवर्नमेंट के, स्टेट के काम होते हैं, तो एक गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है, स्टेट का कितना कमिटमेंट है, उसके बेसिस पे भी एक एनजीओ का वर्किंग अफेक्ट करेगा। कई बार तो गवर्नमेंट खुद इनको ग्रांट्स दे देती है। तो भाई ये तो बिल्कुल ही एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वे आउट एक ही है कि हम कितना अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आज कोई गवर्नमेंट पावर में आई है तो हम कितना अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कितना अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो सकते हैं, सीधी सी बात है। एक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइजेशन करेंगे इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, उसको हम पहले प्रायोरिटाइज कर देंगे। फंड्स का यूटिलिटी हमेशा अलग अलग हो जाता है। अगर आज एनजीओ के पास 100 करोड़ का कॉर्पस पड़ा है तो उसके लिए 100 करोड़ का यूटिलिटी अलग होगा, और अगर यही कॉर्पस गिर के कम हो जाता है, उसको वही सारे काम करने हैं कम पैसों में, तो फंड का यूटिलिटी कैसे होगा, हमेशा अलग अलग होगा। तो वैल्यू फॉर मनी मिला के नहीं, वैल्यू फॉर मनी मिला के नहीं, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम यूज करेंगे वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। हम क्या करेंगे, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जिसमें पहले 3 ई हुआ करते थे जो कि अब 5 हो गए हैं। कौन कौन से 3 ई सब जल्दी से लिखेंगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस मतलब स्पेंड वाइजली, एफिशिएंसी मतलब स्पेंड वेल, इकोनॉमी मतलब स्पेंड लेस। अब 2 ई और ऐड हो गए हैं जो कि है इक्विटी, स्पेंड फेयरली और एथिक्स, स्पेंड प्रॉपर्ली। अगर हमारा परफॉर्मेंस इन 5 ई पे खरा उतर जाता है तो हम बोल देंगे कि हमने वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर लिया है। उसके बाद हमने देखा था अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड बाय कपलन, जो कि बिल्कुल ही सेम टू सेम है जो हमने बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 फैसेट्स पढ़े थे, वही है। सिर्फ हमको करना क्या है, फिनेंशियल सेकंड हो जाएगा, कस्टमर फर्स्ट हो जाएगा। अब फिनेंशियल से भी पहले हम कस्टमर को प्रायोरिटी देंगे। इंटरनल और इनोवेशन एकदम सेम टू सेम है। उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या बोलता है कि भाई आप कितने भी बड़े लेवल पे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसका रिपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो एक वर्कर से रिपोर्ट जाएगी सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर सारे वर्कर्स की रिपोर्ट देखेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ऊपर मैनेजर को देगा, असिस्टेंट मैनेजर को देगा, सीईओ के पास जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के नीचे से लेके जो गोल सेट होता है वो टॉप टू बॉटम जाता है, और फिर परफॉर्मेंस कैसा हुआ वो बॉटम टू टॉप जाता है। डन 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 डन। और ये रिपोर्टिंग हमेशा ही इंटीग्रेटेड बेसिस पे करनी है, जहां पे हम फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करके और रिपोर्टिंग करेंगे। हो गया हमारा पूरा का पूरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन खत्म। भाई कल जिनका भी मिस हो गया था, अब कोई टेंशन है क्या? कल थोड़ा सा मिस हो गया था तो हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आप लोग बोल रहे थे कि कल नहीं कुछ सुनाई दिया या ऐसा कुछ हुआ था, तो अब सारी की सारी चीजें क्लियर है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। 1 घंटा बचा है, 11:30 सेशन एंड करना है और 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। 15-15 मिनट में एक पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो, बता दो सब कुछ क्लियर है। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से फटाफट। इस स्पीड से ही एग्जाम के पहले रिवाइज करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती 1.5 डे में रिवीजन करने से। आ जाओ आप तो फटाफट से।
डन। चलो, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ना, ये जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है ये क्यों आया? क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कुछ तो लिमिटेशंस थी। तो भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता था? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल और कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करता था। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस एनालिसिस करते थे कि भाई हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है वर्सेस हमारा क्या एक्चुअल काम हुआ है, उसको हम चेक करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस करेंगे और जो भी वेरिएंसेस में गलती रह गई है उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव एक्शन हम लेंगे, टेकन बेस्ड टू इंश्योर दैट कि जो बजटेड आउटकम है उसके एज नियरेस्ट पॉसिबल हम पहुंच सके। ये हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट हुआ करता था। तो भाई इसमें कुछ लिमिटेशंस थी क्या? हाँ थी सर। सर आप तो बचपन से लाई कर रहे थे, सर आप बचपन से झूठ बोल रहे थे कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि तो इसकी इतनी सारी लिमिटेशंस है। तो क्या है ये सर लाई की लिमिटेशंस? जल्दी से, अब भाई 5 दिन पहले जो पढ़ा था उसका टेस्ट है, डे 1 पे हमने ये सब कुछ पढ़ा था। जल्दी से चैट में मुझे पता चलना चाहिए कि आपको अभी भी कितना याद है। तो लिखते जाएंगे मेरे साथ आंसर्स, स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दिए ताकि आप लोग आंसर्स लिखते जा सको। तो आ जाओ। सर लाइक एस क्या बोलता है कि भाई हम ट्रेडिशनली सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म आउटलुक पे फोकस करते थे, आगे जाके क्या होगा वो सोचते ही नहीं थे। आई का क्या हो गया? हम इग्नोर करते थे, वो हमको और हम वो इग्नोर करते थे और हम किसको? वो हमको इग्नोर करती है, हम किसको इग्नोर करते हैं? हम कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ और कस्टमर रिक्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं। आर क्या बोलता है? प्रोएक्टिव नहीं रिएक्टिव अप्रोच किया जाता है। और लाई क्या बोलता है? तो लिमिटेड फोकस है हमारा इम्प्रोवाइजेशन पे। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव फोकस है हमारा कॉस्ट रिडक्शन पे। और आई क्या हो जाएगा? फिर से इग्नोर, एक ही बार में दो बार इग्नोर। हम यहाँ पे क्या इग्नोर कर देंगे? मार्केट के डायनामिक्स। तो हम क्यों मार्केट डेटा पे क्यों हम इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो नॉर्मली अकाउंटिंग डेटा को यूज करके होता है, जो कि कई बार मिसलीडिंग भी हो सकता है। और कस्टमर को इग्नोर करने से कस्टमर को बुरा लग सकता है, वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। और एक्सेसिव कॉस्ट के पीछे भागोगे तो आपकी क्वालिटी भी इंपैक्ट हो सकती है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो भाई इन सारे लिमिटेशंस के चलते हमको लाना पड़ा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी वो खिचड़ी है जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पकाते हो। तो भाई यहाँ पे आज के टाइम पे अल्टीमेटली एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको अच्छा प्रॉफिट कमाना है, प्लस अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। अच्छा प्रॉफिट कमाना है प्लस अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? जब हम डिस्टिंक्टिव एडवांटेज लाएंगे, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाएंगे तो हम ये चीज कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आता है? ये तो कॉस्ट लीडरशिप से या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। उसके बाद तो हमारा बेसिक एम क्या होना चाहिए कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाएं, जो हम कैसे ला पाएंगे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या तो फिर कॉस्ट लीडरशिप से। एक्सेसिव फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमको रखना है, धीरे धीरे करके हमको इंप्रूव होते ही जाना है। और सिर्फ एक जगह पे प्रोडक्शन में इंप्रूव होना है क्या? द आंसर इज नो। हमको हर फैसेट पे प्रोडक्शन, परचेज, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सर्विस। ट्रेडिशनली हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे? प्रोडक्शन में ही कॉस्ट कटिंग करते थे। बट अब हमको इंप्रूवमेंट करना है हमारे बिजनेस के हर एक एरिया में। और इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे अर्ली स्टेजेस में ही ये सारा काम कर ले, ताकि आगे जाके हमको हेवी कॉस्ट ऑफ फेलियर इनकर ना करने पड़े। ये एग्जांपल हमने देखा था, जबकि ट्रेडिशनली में तो हम इसको बंद कर देते क्योंकि लॉस हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एनालाइज किया तो पता चला अगर इसको बंद किया तो इसका भी 25% शेयर या 20% शेयर हमारा लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको जितना गेन होगा, ये 2 रुपए जितने बचेंगे उससे ज्यादा तो हमको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेटेजिकली सोचने पे हमने उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया है। यहाँ पे हमने देखा था कि भाई अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करवाते, मशीन को पहले से रिपेयर करवा के सर्विस करवा के नहीं रखते, तो अल्टीमेटली जब मशीन में एक्चुअली तकनीकी खराबी आएगी तब क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, कस्टमर हमको छोड़ के भी जा सकता है। यहाँ पे कॉस्ट बचाने के चक्कर में हमने बहुत सारे सर्विस स्टेशन बंद कर दिए, जिससे क्या हुआ? पहले हर एरिया में एक सर्विस स्टेशन हुआ करता था। अब हमने सोचा कि 4-5 एरिया के बीच में एक ही सर्विस स्टेशन रखते हैं, जिससे क्या दिक्कत हुई कि सारे कस्टमर वहां पे आने लगे, ओवर क्राउडिंग हो गया, जिससे हमारे एम्प्लॉयज भी दुखी हो गए बेचारे, क्योंकि उन पे बर्डन बढ़ गया, और कस्टमर्स भी दुखी हो गए क्योंकि उनका वेट टाइम बढ़ गया है। उसके बाद तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 4 स्टेजेस। अगर मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है तो 4 स्टेजेस जल्दी सब बताएंगे। स्ट्रेटेजिक मुझे अगर मैनेजमेंट करना है तो 4 स्टेजेस। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करो, फॉर्मुलेट करके क्या करो? सबको बोलो स्ट्रेटेजी बनाई, सबको जाके कम्युनिकेट कर दो स्ट्रेटेजी। कम्युनिकेट करके क्या करना है? अब हम सब मिलकर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद कुछ भी गलती आती है तो मॉनिटर और कंट्रोल करते जाएंगे। सबसे इजी पीजी क्वेश्चन है ये तो, कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है तो स्ट्रेटेजी बनाओ, बना के सबको बताओ, बता के इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करके अगर कुछ भी लोचा लपड़ा लगता है तो क्या करो? मॉनिटर और कंट्रोल कर लो। भाई डिफरेंस बिटवीन क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस बिटवीन है? तो वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर कुछ काम करता नहीं था, कोको पी के जाड़िया हो रहा था, तो फैट
कोको, कोको पी पी के वो चाड़िया हो रहा था, तो हम स्ट्रेटेजिक लेके आ गए। तो भाई फैट कोको, फैट कोको क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन। एफ क्या बोलता है, फोकस। ट्रेडिशनल में सिर्फ इंटरनल फोकस होता है, यहाँ पे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों फोकस होता है। ए क्या बोलता है, अप्रोच। रिस्क एवर्स, ये तो फट्टू है, रिस्क एवर्स है, लेकिन ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखता है जिससे कि चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट कर सकता है। टाइम स्पेन यहाँ पे शॉर्ट होता है, यहाँ पे लॉन्ग होता है, हमको पता है। और कोको क्या है हमारा, कोको तो भाई कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे करते हैं, यहाँ पे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे करते हैं। दूसरा कॉस्ट क्या है, कॉस्ट रिडक्शन ही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस नहीं, कॉस्ट कंटेन करना है, मतलब कॉस्ट घटाना है, लेकिन साथ में हमको वैल्यू भी बढ़ानी है। और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, यहाँ तो हम मुंशी है, यहाँ हम क्या है, मुंशी है, स्कोर कीपिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आए पेपर फूट गया, पेपर फूट गया, क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक का क्या बन जाएगा, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। पहला कंपोनेंट स्ट्रेटेजिक से बन जाएगा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट से बन जाएगा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, और मैनेजमेंट से बन जाएगा हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। तो यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है कि अपनी सारी की सारी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, उनको रखो, और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दो। फिर स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस क्या बोलता है कि हमने हमारे पीयर्स के कंपैरिजन में, इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग हैं उनके कंपैरिजन में अपनी रिलेटिव पोजीशन कहाँ पे बनाई है, कैसे बनाई है, कंपनी ने कौन सा चॉइस किया है अपना वैल्यू क्रिएट करने का। पतंजलि ट्रेसेमे का एग्जाम्पल लिया था। So reflects choices a company makes about the kind of value it wants to create, और वो कैसे अपने राइवल्स से अलग होगी। तो यहाँ पे हम इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू कल्चर देखेंगे। नाउ इंटर्न अगर एक्सटर्नल मैनेजमेंट को और अच्छे से एनालाइज करना है तो हम पेस्टल मॉडल यूज कर सकते हैं, और हम पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल भी यूज कर सकते हैं। पेस्टल क्या था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। कॉस्ट एनालिसिस में क्या था, 2 तरह के कॉस्ट ड्राइवर देखे थे, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जैसे कि हमारा स्केल, स्कोप, जैसे हम अगर स्केल बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट होगा, टेक्नोलॉजी लाएंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, ये सारी चीजें। और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या बोलता है, भी ये डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजंस कि भाई मैनेजमेंट की क्या स्टाइल और क्या पॉलिसी है, उसके बेसिस पे जो कॉस्ट ड्राइवर्स बनते हैं वो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। तो चुपचाप हम वॉल्यूम के बेसिस पे अलोकेशन नहीं कर देंगे, हम इन कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे कॉस्ट का अलोकेशन करेंगे। देन माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन एनालिसिस। माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन एनालिसिस जो बताता है कि भाई इंटरनल प्राइमरी एक्टिविटीज होती है और सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती है और सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी, ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली हमारे इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है, डायरेक्टली हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। जिसमें सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक रॉ मटेरियल लेके आएंगे, ऑपरेशन करेंगे, फिर आउटबाउंड फेंक देंगे। हमारे फेंकने से कस्टमर थोड़ी ना ले लेंगे, हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली मार्केटिंग करके उनको आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ेगा। तो पांच हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। फेंकने से काम नहीं बनेगा, मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करके क्या करो, उनको सर्विस प्रोवाइड कर दो। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज जिनको हम सपोर्ट एक्टिविटी भी बोलते हैं, वो 4 है। कौन कौन सी, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के रिलेशन में आप प्रोक्योरमेंट याद रख सकते हो, ऑपरेशंस के रिलेशन में आप टेक्नोलॉजी याद रख सकते हो ना। अगर आपको मार्केटिंग, सेल्स वगैरह करना है तो सीधी सी बात है, हमको ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, और कुछ भी करने के लिए फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। तो 4 हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, HRM और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस हमने देखा था, जहां पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। नाउ इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसमें एंटर करना चाहिए, नहीं, हम पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को यूज कर लेंगे। डायनामिक टूल है, क्यों, क्योंकि फोर्सेस भी सारे बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको बार्गेनिंग पावर देखना है, किस किस का, बायर का और सप्लायर का। पहले 2 पॉइंट, बार्गेनिंग पावर देखना है किस किस का, बायर का और सप्लायर का। थ्रेट देखनी है किस किस की, सब्स्टिट्यूट की और न्यू एंट्रेंट की। थ्रेट देखनी है किस किस की, सब्स्टिट्यूट और न्यू एंट्रेंट की। और लास्ट में कंपटीशन कितना इंटेंस है ये हम देखेंगे। भाई कंपटीशन कितना इंटेंस है ये कैसे पता चलेगा, कब इंटेंसिटी हायर होगी, जब मोर और लेस सब एक साइज के फर्म है। पाव भाजी का एग्जांपल दिया था, पाव भाजी ऑन बीच का एग्जांपल दिया था कि भाई ऑलमोस्ट सारी फर्म एक जैसी है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में, ज्यादा फर्क भी नहीं है, सबकी पाव भाजी का टेस्ट एकदम सेम है, तो डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते। हाई एग्जिट बैरियर या हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, हाई एग्जिट बैरियर या हाई फिक्स्ड कॉस्ट है कि भाई एक बार आपने कुछ पेटेंट वगैरह करवा लिया, आपने कुछ लाइसेंस ले लिया कि आप इसको छोड़ के नहीं निकल सकते हो। दूसरा, आपने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, एनी हाउ अपना बिजनेस चलाने के लिए अपने प्राइसेस को किसी भी अमाउंट पे थ्रैश कर दोगे, जिससे क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, भाई कोर कॉम्पिटेंसी होता क्या है, ऐसी यूनिक स्किल जो कि सिर्फ और सिर्फ
हमारे पास है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। तो कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस से हमको क्या मिलता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है, कॉस्ट लीडरशिप या तो फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैंने बोल दिया मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी है, तो क्या आप लोग मान लोगे? द आंसर इज नो। हम टेस्ट करेंगे कोर कॉम्पिटेंसी है नहीं। टेस्ट कौन सा है, एबीसी। टेस्ट कौन सा है, एबीसी। व्हाट इज एबीसी? क्या हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का एक्सेस है, क्या एंड बेनिफिट, एंड प्रोडक्ट बेनिफिट है, और सी से क्या हमारे कॉम्पिटेंट्स उसको इजीली इमिटेट तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एबीसी क्या है, ये एबीसी टेस्ट है जो हम लगाएंगे। अगर तीनों टेस्ट पे हम खरे उतरे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। जल्दी जल्दी, कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज। कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज। कौन कौन से टू सोर्सेज? रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी। टू सोर्सेज, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी। टू सोर्सेज, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज। उसके बाद हमने देखा था सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो भाई सबसे पहले तो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके उसका एक मैट्रिक्स बना दो ना। मैट्रिक्स आप नेचर, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट के बेसिस पे बना सकते हो। मैट्रिक्स बना के हाय हाय कितना अच्छा बनाए, हम उसको देखेंगे क्या? द आंसर इज नो। हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सेगमेंट कितना अच्छा है। एनालिसिस करने के बाद हमको कुछ की सक्सेस फैक्टर्स मिलेंगे हर एक सेगमेंट के लिए, कि इस सेगमेंट में ये मस्त है, इस सेगमेंट में ये तकलीफ है। ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने के बाद हम अल्टीमेटली डिसाइड कर लेंगे कि हमको ब्रॉड स्कोप रखना है या नैरो स्कोप रखना है। तो ये हो गए हमारे सेगमेंटेशन एनालिसिस के 5 पॉइंट। उसके बाद अगर सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको डेवलप करना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जो कैसे मिलेगा, या तो डिफरेंशिएशन से, या तो फिर लो कॉस्ट से, या तो डिफरेंशिएशन से, या तो फिर लो कॉस्ट से। तो भाई यहाँ पे अगर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज असेस करना है तो क्या करेंगे, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, और लास्ट हमारा वर्टिकल लिंकेज। वर्टिकल लिंकेज क्या बोलता है, सिर्फ उसको मत पटाओ, एक काम करो, उसके मम्मी पापा भाई बहन सबको पटा लो, छोटी बहन बड़ा भाई मम्मी पापा सबको पटा लो। मतलब क्या करो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सारे के सारे ट्रांजेक्शंस के साथ अपने आप को लिंक कर लो। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी पंचायत नहीं, आपको अपने इंडस्ट्री की पंचायत भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो एक काम करो, रॉ मटेरियल भी खुद ही उगाना चालू कर दो, आगे डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल भी खुद ही लो, जिससे क्या होगा, आपका कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या बोलता है, यहाँ पे हमने वो डेट वाला एग्जांपल लिया था। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि फर्म के लिए वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या होगी, उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद टोटल कॉस्ट का कितना पोर्शन आप उसको दे सकते हो। फिर कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई कर लो, लिंक बिठाओ। हमने देखा था कि भाई मूवी और खाना दोनों एक ही मॉल में हो जाएगा, हमने लिंक बिठाया और पेट्रोल का खर्चा बचा लिया था। एंड लास्ट में अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करो कि कहाँ पे आप कॉस्ट एडवांटेज लेके अपना कॉस्ट घटा सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस हो गया, जहां पे हम सबसे पहले फर्म के लिए वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, टोटल कॉस्ट का कितना पोर्शन वहां पे एट्रीब्यूटेबल है। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करेंगे, लिंक बिठाएंगे और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कॉस्ट एडवांटेज के लिए। डिफरेंशिएशन में भी वैल्यू क्रिएशन देखना है, लेकिन फर्म के लिए नहीं, कस्टमर के लिए कौन कौन सी अलग स्ट्रैटेजीज आपके पास अवेलेबल है, इवैल्यूएट करो, और लास्ट में जो बेस्ट है आपके लिए वो आप सिलेक्ट कर लो। वर्टिकल लिंकेज ऑलरेडी कर लिया है। नाउ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो भाई मिशन तो अश्नील ग्रोवर है, भाई तू कर क्या रहा है, तू एग्जिस्ट ही क्यों करता है, वो हो जाएगा हमारा मिशन कि भाई व्हाई डज द कंपनी एग्जिस्ट। तो हमेशा हमारा मिशन जो है वो कस्टमर फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट फोकस नहीं होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल हमने लिया था। विजन क्या बोलता है, विजन बोलता है कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, तो ये चैलेंजिंग होना चाहिए प्लस मोटिवेटिंग भी होना चाहिए। मैंने आपको बोला 75 प्लस मार्क्स लेके आओ, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है लेकिन मोटिवेटिंग भी है कि हाँ हम लेके आएंगे, ये हमारा विजन हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, प्रिसाइज मेजरेबल स्टेप्स जो हमको करने हैं, प्रिसाइज मेजरेबल चीजें जो हमको अटेन करनी है, तो ये इस तरीके से बनानी है। ऑब्जेक्टिव इस तरीके से एस्टेब्लिश करने हैं कि हम अल्टीमेटली हमारा मिशन और विजन क्या करे, खरे उतर पाए मिशन और विजन पे। उसके बाद रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये तो भगवान का आदमी है, पहले इसको सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस एनालिसिस वगैरह करना होता था, अब तो इसको सब कुछ आना चाहिए। वेट बेंचमार्किंग, एबीसी, री इंजीनियरिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, सब कुछ इसको आना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है, भगवान का आदमी है। डन, 15 मिनट का टारगेट था, 15 मिनट में हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। आ जाओ ना, लेट्स मूव टू मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जल्दी जल्दी मेरे 3 क्वेश्चन, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है, फटाफट से यस लिख दो, एक बार दिल आग बॉम्ब इमोजी डाल दो। फिर हम चालू करेंगे मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, धूम मचा देंगे। आज तो सारे के सारे चैप्टर रिवाइज कर लेंगे फटाफट। यस सबका यस आ गया। चलो आ जाओ, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बोलता है, पहले सेलर्स मार्केट हुआ करता था जो कि अब बायर्स मार्केट हो चुका है।
पहले सेलर्स मार्केट हुआ करता था, मतलब सेलर प्राइस डिटरमाइन करते थे, सेलर बताते थे कैसा क्वालिटी चाहिए और जो अवेलेबल होता था वो बायर्स को ले लेना पड़ता था। लेकिन अब बायर्स मार्केट हो चुका है। हमने स्टार्ट किया था COQ से, दैट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है ये, जहां पे हमको कस्टमर को उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेटिस्फाई करना है और क्या हमने उनको स्पेसिफिकेशन बोली थी उससे कंफर्म करना है और उनको वैल्यू फॉर मनी देना है। हमारी SCMP पावर बैच का ही हमने इसमें एग्जांपल लिया था कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए कि भाई हमको हमको पूरी थ्योरी लर्न करवा दो, आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैंने जो बोला था कि मैं ऐसे नोट्स में से अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो क्या मैं स्पेसिफिकेशन से कंफर्म कर रही हूँ, क्या मैं आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रही हूँ। ये हमने पढ़ा था कि ये क्वालिटी हुई के नहीं हुई ना। क्वालिटी के रिगार्डिंग तीन व्यूज है, क्वालिटी के रिगार्डिंग तीन व्यूज है। सबसे पहला तो ऐसा बोलता है कि भाई हायर क्वालिटी मींस हायर कॉस्ट, ये वाला व्यू तो ऐसा बोलता है, ये वाला व्यू तो ऐसा बोलता है कि भाई मत करो खर्चा, आप क्वालिटी के पीछे जितना खर्चा करोगे एडिशनली आपको उतना बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। दूसरा ऐसा बोलता है कि ना 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 ऐसा नहीं है, आप करो क्वालिटी पे खर्चा, जितनी आपकी सेविंग्स होगी वो आपके कॉस्ट से ज्यादा ही होगी, आपको फायदा मिलेगा। तीसरा व्यू क्या बोलता है, अगर पहली बारी में सही काम कर लेते तो फिर, और अब जो गलत काम करके आप सही कर रहे हो तो जो आपका बीच का कॉस्ट इनकर हो गया है वो भी आपके कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट जो कि एक्सेस में इनकर हुई है एज कंपेयर टू अगर आप पहली ही बार में चीजों को सही कर लेते। तीन व्यू समझने के बाद हमने स्टार्ट किया कंपोनेंट्स ऑफ COQ। तीन व्यू समझने के बाद हमने स्टार्ट किया कंपोनेंट्स ऑफ COQ, जिसको हम पाथ मॉडल भी बोलते हैं, दैट इज प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर। फटाफट फटाफट से, किसी के हाथ रुकने नहीं चाहिए, चैट में सब आंसर्स लिखते जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं, चैट में सब आंसर लिखते जाएंगे। अभी तक आप लोग वेरी एक्टिव रहे हो, गजब। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ COQ जिसको हम पाथ मॉडल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी यानी कि प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी यानी कि प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। तो प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी दो हो जाएगा, प्रिवेंशन और अप्रेजल। प्रिवेंशन तो प्रोडक्शन करने के पहले ही इनकर कर लिया, उसको हम बोलेंगे प्रिवेंशन। और अप्रेजल में क्या होगा कि हम चीजों को चेक करेंगे, यानी कि फील्ड टेस्टिंग। ये जो भी टेस्टिंग है, इंस्पेक्शन है, सर्टिफिकेशन है, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, हमारा अप्रेजल में आ जाएगा। प्रिवेंशन में सारा क्वालिटी का ऑडिट, क्वालिटी का रिपोर्टिंग, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी ट्रेनिंग, सब कुछ। उसके अलावा फील्ड टेस्टिंग तो आएगा अप्रेजल में, लेकिन फील्ड ट्रायल आ जाएगा यहाँ पे। नए प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना वो तो प्रिवेंशन होगा, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना वो अप्रेजल हो जाएगा। सप्लायर को एजुकेट कर देना है ताकि वो पहले से ही हमको अच्छी चीजें प्रोवाइड करे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिवेंशन और अप्रेजल हुआ। अगर प्रिवेंशन और अप्रेजल ढंग से नहीं कर पाए तो क्या होगा, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर होगा। इंटरनल फेलियर में क्या होगा, डिफेक्ट तो हो गया, प्रोडक्ट बन गया, डिफेक्ट हो गया, लेकिन ये डिफेक्ट आपने कस्टमर को देने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। मतलब क्या करोगे आप, ये कस्टमर को अब ये गुड्स आप नहीं दोगे, तो सीधी सी बात है स्क्रैप जनरेट होगा, रिवर्क करना पड़ेगा, रीडिजाइनिंग करना पड़ेगा, डाउन टाइम जाएगा। मतलब ये सारी री वाली चीजें क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर है। और एक्सटर्नल फेलियर क्या बोलता है कि कस्टमर के पास गुड्स चले गए, अब कस्टमर ने लाके बताया कि देखो ये डिफेक्ट है, मतलब वारंटी, रीपेमेंट, प्रोडक्ट का रिटर्न होना, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन, हमारा लॉस ऑफ मार्केट शेयर हो जाना, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो भाई ये दोनों की दोनों कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस मिलके बनता है हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसको हम तीन टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, एफर्ट, मनी और परसेंटेज। किससे कैलकुलेट करवाएं, किसी थर्ड पर्सन से, एक्सटर्नल पर्सन से कैलकुलेट करवाओ, ताकि बिल्कुल ही पार्शियलिटी ना हो। एग्जाम्पल हमने देखा था। फिर ऑप्टिमल COQ, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस घटेगा, और कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस अगर आपको घटता गया मतलब कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टोटल कॉस्ट एकदम कम होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्टिमल COQ। क्या हमको जीरो डिफेक्ट चाहिए? द आंसर इज नो। हमको जीरो डिफेक्ट के लिए स्ट्राइव नहीं करना, क्योंकि वो कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। हमको एक ऑप्टिमम पॉइंट पे सेटल होना पड़ेगा जहां पे हम थोड़े बहुत डिफेक्ट्स को टॉलरेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन डिफेक्ट्स को हटाने के लिए हमारा क्वालिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व किया था। जल्दी जल्दी सब स्टेप करेंगे, जल्दी जल्दी सब मेरे को बताएंगे कि भाई स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाथ मॉडल कौन सा है। अगर मुझे पाथ मॉडल इंप्लीमेंट करना है तो क्या स्टेप्स होंगे? तो सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करूंगी। गैदर करने के बाद 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है, तो मैं उसको क्या करूंगी, क्वांटिफाई कर दूंगी डेटा को। इन्फॉर्मेशन गैदर किया, फिर 1 2 3 4 करके उसको क्या करना है, क्वांटिफाई कर देना है। क्वांटिफाई करने के बाद अभी ऊपर जो हमने 4 कॉस्ट पढ़ी है उसके अंदर हम उसका चार्टिंग कर देंगे। चार्ट करने के बाद कहाँ हमारे वीक स्पॉट्स है वहां पे हम रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे। और अलोकेट करने के बाद फिर हम रेगुलर स्टडी करते जाएंगे। अलोकेट करने के बाद हम फिर से यही रिपीट करेंगे प्रोसेस और रेगुलर स्टडी करते जाएंगे।
जल्दी से मुझे 5 मॉडल के एप्लीकेशन स्टेप्स बताएंगे सब लोग। गैदर, 1 2 3 4 क्वांटिफाई, चार्ट करने के बाद अलोकेट, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा रेगुलर स्टडी। आइसबर्ग मॉडल क्या बोलता है कि भाई ऊपर हमको जो कॉस्ट दिखती है वो तो बहुत कम है, अंडर दी वाटर जाओ तो और भी बहुत सारी कॉस्ट है जो किसी को दिखती नहीं है, जैसे कि लेट पेपर वर्क, एक्सेस इन्वेंटरी। आप क्या करो, आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप बहुत ज्यादा है। इनको आइडेंटिफाई किया तो आपका बिजनेस एकदम धांसू चलने लग जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि क्या बोलता है, आपको कस्टमर नीड्स भी मीट करनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी मीट करने हैं, आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, इंटरनल प्रायोरिटी और एनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सबको आपको ध्यान में रखना है। इनिशियली इनिशियली ये मैन्युफैक्चरिंग एरियाज के लिए हुआ करता था, लेकिन अब हम TQS यूज करते हैं, जो कि सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए भी चल जाता है। तो यहाँ पे हमको हर एक प्रोसेस में क्वालिटी डालनी है, हर एक प्रोसेस में क्वालिटी डालनी है। हम पहली ही बारी चीजों को सही करें और वेस्ट को एलिमिनेट करें, हम पहली ही बार में चीजों को सही करें और वेस्ट को एलिमिनेट करें, ऐसा हम चाहते हैं। तो TQM क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है। कैसे बोल दिया हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, तो भाई अगर आपको बुक पढ़नी है 11th 12th में आपको बुक पढ़नी है तो एनसीईआरटी से कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी कोई बुक नहीं है। तो सिमिलरली TQM कॉम्प्रिहेंसिव कब बोलेंगे, तो एनसीईआरटी। एन क्या बोलता है, नीड्स मीट करनी है, नीड्स मीट करनी है किसकी, ओनर की और कस्टमर की, दोनों की। सी से हमको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते जाना है, एम्फसाइज करना है टीम वर्क पे, ई से एम्फसाइज करना है टीम वर्क पे, टी से भाई टास्क कैसे अकम्प्लिश हो रहा है देखेंगे, टास्क कैसे अकम्प्लिश हो रहा है, और अल्टीमेटली आर से ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन का क्या रोल है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन का क्या रोल है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो एनसीईआरटी हमने पढ़ा था कि भाई TQM एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। 6 C's ऑफ TQM, फटाफट से 6 C's ऑफ TQM। कमिटमेंट से पहले तो कुछ होता ही नहीं है, तो 6 C's ऑफ TQM सबसे पहला हो जाएगा कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या अकेले कर पाओगे, तो आंसर इज नो। तो आपको क्या लग जाएगा, कोऑपरेशन। तो कमिटमेंट चाहिए हमको टॉप से, कोऑपरेशन चाहिए हमको सारे एम्प्लॉइज से। फिर ऐसा कल्चर बना दो, ऐसा कल्चर बना दो कि पूरे की पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको लगे कि क्वालिटी तो उनकी ही जॉब का पार्ट है। फिर कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाना है आपको, क्यों, क्योंकि TQM एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम नहीं है। देन एक लास्ट हमने देख लिया, कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कस्टमर यानी एम्प्लॉइज और एक्सटर्नल कस्टमर। और लास्ट हमारा कंट्रोल, यानी कि मेजर, मॉनिटर और कंट्रोल करो डेफिशिएंसीज को। तो भाई 6 C's ऑफ TQM क्या है, कमिटमेंट करना है, अकेले कर पाओगे तो आंसर इसमें आपको लगेगा कोऑपरेशन। कल्चर बनाओ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाओ, कंट्रोल और कस्टमर फोकस। उसके बाद डेमिंग कौन है, डेमिंग तो है वो खूबसूरत लड़का है जो सबको चाहिए। तो डेमिंग की 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी। डेमिंग कौन है, क्वालिटी कंट्रोल के फादर। डेमिंग कौन है, क्वालिटी कंट्रोल के पप्पा। तो डेमिंग की कौन सी क्वालिटीज है जो एक अच्छे लड़की क्वालिटीज होती है, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म की बातें करेगा, लॉन्ग टर्म की बातें करेगा, टाइम पास नहीं करेगा। सो भाई रिप्लेस शॉर्ट टर्म रिएक्शन विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसके बाद कांस्टेंट एंड फॉरएवर, एक बार मिल गया तो कांस्टेंट एंड फॉरएवर, तो इंप्रूव करते रहेंगे हम कॉन्स्टेंटली और फॉरएवर। फिर उसको ड्राइव करना तो आना चाहिए यार, तो एक हम देखेंगे ड्राइव आउट फियर का पॉइंट, नई सोच का होना चाहिए, मतलब अडॉप्ट द न्यू फिलोसॉफीज। एक टाइम पे एक के साथ ही होता है। सो मूव टुवर्ड्स अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। पढ़ा लिखा तो ऑब्वियस सी बात है होना ही चाहिए। तो इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, अब पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या काम का, तो उसके पास जॉब होना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन्स जॉब। और दूसरा जॉब हमने देख लिया था, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब। ये क्या हो गई, ये हमारी डेमिंग की 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी हो गई। तो डेमिंग यही नहीं रुके, उन्होंने हमको PDCA साइकिल भी दे दिया, जो है हमारा डेमिंग व्हील। तो PDCA साइकिल क्या बोलता है, प्लान डू चेक एक्ट। PDCA साइकिल क्या बोलता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM क्या है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। मैनेजमेंट ऑडिट करके आइडेंटिफाई कर सकता है क्या उनके वीक स्पॉट्स है जहां पे उनको चेंज की जरूरत है। उसके बाद क्रिटिसिज्म, भाई हर जगह पे क्रिटिक्स तो होते हैं, तो TQM वाले लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, हम क्वालिटी अश्योरेंस पे फोकस करते हैं ना कि इंप्रूवमेंट पे। और इंटरनल फोकस है जो कि कस्टमर ओरिएंटेशन के कंपैरिजन में देखे तो एट ऑड्स है। सर्विस के लिए ऐसे ऐसे TQS आ चुका है, कोई सिंगल थ्योरी नहीं है, बस आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाना है। उसके बाद हमने देखा था बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, जो क्या बोलता है, जो भी करो झकास करो, जो भी करो झकास करो, वो है हमारा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। भाई आप लीडरशिप, स्ट्रेटेजी, कस्टमर फोकस, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, पीपल, प्रोसेस, हर एक चीज में एकदम खतरनाक काम करो, दैट इज बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, हमको दो पढ़ने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले EFQM और दूसरा बॉलड्रिज। EFQM क्या है, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस हम कैसे अचीव करेंगे, तो हमको प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो कस्टमर को देना ही है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो हमको कस्टमर को देना ही है। और साथ में क्या करना है, हमको स्टेक होल्डर सेंट्रिक व्यू लेना है, हमको स्टेक होल्डर सेंट्रिक व्यू लेना है। क्यों, क्योंकि हमको पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट लाना है। भाई पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट लाना है तो सिर्फ शेयर होल्डर, सिर्फ कस्टमर पे फोकस करने से काम नहीं होगा, आपको सारे के सारे स्टेक होल्डर पे फोकस करना पड़ेगा। मॉड्यूल्स बताओ,
तीन मॉड्यूल्स बताओ मुझे ईएफक्यूएम के, ईएफक्यूएम ने आने में क्या कर दी, देर कर दी, ईएफक्यूएम ने आने में देर कर दी, दैट इज डायरेक्शन एग्जीक्यूशन और रिजल्ट। ईएफक्यूएम ने आने में देर कर दी, डायरेक्शन एग्जीक्यूशन और रिजल्ट, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। डायरेक्शन बोलता है ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे वो अपनी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करेगा और क्या रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सो डायरेक्शन एग्जीक्यूशन और रिजल्ट। नाउ जब हम रडार यूज करते हैं, रडार क्या है, रडार एक डायग्नोस्टिक टूल है, रडार एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि हम ईएफक्यूएम मॉडल के साथ यूज कर सकते हैं। क्यों, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिठाने के लिए कि क्यों कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है और उससे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें कॉज इफेक्ट बिठाने के लिए हम रडार यूज कर सकते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता है हमको सेल्फ असेसमेंट के लिए। रडार क्या बोलता है कि भाई हमको कौन से रिजल्ट चाहिए, हमको कौन से रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे, अप्रोच को कैसे डिप्लॉय करेंगे, असेस और रिफाइन। हमको क्या रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हमको कैसी अप्रोच लगेगी, उस अप्रोच को कैसे हम डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय कर दिया फिर उसको असेस करके और रिफाइन करते जाएंगे। ये क्या है, रडार। अब जब रडार और ईएफक्यूएम मिल जाता है, रडार और ईएफक्यूएम मिल जाता है तो क्या बनता है, एक झकास सा सेल्फ असेसमेंट टूल बन जाता है, एक झकास सा सेल्फ असेसमेंट टूल बन जाता है जिसके फॉलोइंग यूजेस है। अगर आज आपको सेल्फ असेस करना है कि आपकी शक्ल कैसी है तो आप क्या करोगे, एचडी इमेज देखोगे। तो आजकल एचडी इमेज ही मार्केट में पॉपुलर है, तो वैसे ही सेल्फ असेसमेंट के लिए रडार प्लस ईएफक्यूएम मिक्स हो जाता है तो एचडी इमेज इज पॉपुलर इन मार्केट। एच क्या बोलता है कि हमको होलिस्टिक व्यू मिलता है, डी बोलता है ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वेल थॉट कोर्स ऑफ एक्शन। मार्केट में मार्केट के डिस्ट्रप्शंस को हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, इमेज और ब्रांड, हमारी ब्रांड इमेज और रेपुटेशन अच्छी बनेगी। और पॉपुलर तो आजकल तो यही ग्लोबली पॉपुलर है, मतलब सब लोग इसको यूज करेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी जिससे कि कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ये 5 यूज हो गए हमारे ईएफक्यूएम प्लस रडार के। बॉलरिज क्राइटेरिया हमने देखा था, तो बॉलरिज क्या बोलता है कि भाई हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सेल्फ असेस देयर बिजनेस, बिजनेस को असेस करो, इनोवेट करो और इंप्रूव करो। तो 7 कैटेगरी है, 7 कैटेगरी है जिन पे हमको खरा उतरना है। कौन सी 7 कैटेगरी, तो भाई जब हमारे पास नॉलेज होगा और हम काम करेंगे तो स्कोर तो 100% मिलेगा ही। हमारे पास नॉलेज है और हम वर्क करेंगे तो हमको स्कोर तो 100% मिलेगा ही। तो व्हाट इज नॉलेज, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। वर्क क्या बोलता है, वर्कफोर्स। फिर SCORE, स्कोर क्या बोलता है, तो स्ट्रेटेजी कस्टमर ऑपरेशन रिजल्ट, स्ट्रेटेजी कस्टमर ऑपरेशन रिजल्ट। और ई दैट इज लीडर, ई दैट इज लीडर। श्रवंथी, इट इज नॉट 6, बाल्ड्रिज में 7 क्राइटेरियाज है, यू आर मिस्टेकन, बाल्ड्रिज में 7 क्राइटेरियाज है। कौन कौन से 7, तो वर्क प्लस नॉलेज इज इक्वल टू स्कोर। तो वर्क क्या बोलता है, वर्कफोर्स, नॉलेज बोलता है मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। फिर स्ट्रेटेजी कस्टमर रिजल्ट, ऑपरेशन, और ई दैट इज लीडर, ई दैट इज लीडर। उसके बाद बॉलरिज होने के बाद हमने देखा कि भाई एक बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल लगाने से क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मस्त हो जाएगा, लोगों में फीलिंग ऑफ एसोसिएशन आएगी, हमारे एम्प्लॉयज हमसे कनेक्टेड फील करेंगे और हम एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन जाएंगे। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी हमारे पास जो बॉटलनेक रिसोर्सेज है, एक्स और वाई का एग्जांपल 1000 और 800, बॉटलनेक रिसोर्स कौन था यहाँ पे, वाई। याद आया तो वेरी गुड। भाई बॉटलनेक रिसोर्स को तो हमको फुल्ली यूटिलाइज कर देना है और जो नॉन बॉटलनेक रिसोर्स है उसको हम उतना ही यूटिलाइज करेंगे जितना बॉटलनेक रिसोर्स है। तो यहाँ पे नॉट टू बी यूटिलाइज एट 100% सिंस उससे इन्वेंटरी पाइलअप होती जाएगी। तो ऑपरेशनल मेजर्स कौन कौन से हैं, थ्रूपुट, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थ्रूपुट, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, किस रेट से हम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, किस रेट से हम पैसा कमा रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं थ्रूपुट। तो भाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टाइम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टाइम यानी हम किस रेट से पैसा कमा रहे हैं वो हो जाता है हमारा थ्रूपुट। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेबर कॉस्ट हम वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि थ्रूपुट अकाउंटिंग लेबर कॉस्ट को फिक्स्ड मानता है। तो भाई हमारे 3 मेजर, थ्रूपुट, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग। मीनिंग क्या हुआ, थ्रूपुट मेजर करता है इनकमिंग मनी, भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन टाइम है ना, तो कंट्रीब्यूशन तो इनकमिंग मनी है, किस रेट से पैसा आ रहा है तो इसको तो कर दो इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट जो कि सिस्टम में टाई अप होके पड़ा है उसको एकदम कर दो मिनिमम, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि मनी सिस्टम छोड़ के जा रहा है उसको आप क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो भाई अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, बॉटलनेक से काम करना है, तो गोल्डरेट ने बताए हैं 5 स्टेप मॉडल। गोल्डरेट ने क्या बोला, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कंस्ट्रेंट कौन सा है। हमारे एक्स वाई वाले एग्जांपल में वाई कौन था, कंस्ट्रेंट था, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया, आइडेंटिफाई करके पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया। मतलब क्या, 800 तो हम पूरा बनाएंगे ही। उसके बाद वाई की कैपेसिटी, एक्स की कैपेसिटी भले ही 1000 है, फिर भी हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, सबऑर्डिनेट करेंगे वाई के साथ। तो सबऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज द कंस्ट्रेंट। सबसे पहले कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करो, उसको पूरा एक्सप्लॉइट कर दो,
दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, दूसरे जो रिसोर्सेज है उनको उसके साथ सबऑर्डिनेट करो, ये काम हो गया। फिर अब कोशिश करो कि 800 से y की कैपेसिटी 850 हो जाए, मतलब एलिवेट करने की कोशिश करो कंस्ट्रेंट को, और फिर ये प्रोसेस फिर से रिपीट करते जाओ। कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लॉइट करो, सिंक्रोनाइज करो, एलिवेट करने की कोशिश करो, और पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोग रिपीट कर दोगे। थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो देखा, जहां पे हम थ्रूपुट पर मिनट अपॉन कॉस्ट पर यूनिट कर देते हैं, थ्रूपुट पर यूनिट अपॉन कॉस्ट पर यूनिट कर देते हैं। भाई थ्रूपुट हमारा इनकमिंग मनी है, कॉस्ट हमारा आउटगोइंग मनी है, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि थ्रूपुट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है इफ दिस रेशियो कम्स ग्रेटर देन 1। इसको हम क्या बोल देते हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग। एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया था। फिर हम आए थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो भाई सप्लाई से रॉ मटेरियल लाने से लेके कस्टमर को एंड प्रोडक्ट देने तक का पूरा काम क्या हो जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम ने क्या बताया हमको कि हमको रिलेशनशिप डेवलप करनी है, किस किस के साथ, एक दो ही तो जन है जिससे माल ले रहे हैं, जिसको माल दे रहे हैं, तो कस्टमर और सप्लायर दोनों के साथ हमको रिलेशनशिप बना के रखनी है। कस्टमर के साथ अग्रीमेंट कर लेंगे, कस्टमर के साथ अग्रीमेंट कर लेंगे, कस्टमर बोलेगा हाँ मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो कस्टमर डिमांड रेस करेगा। अब उसने तो डिमांड रेस कर दी, तो क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम ऑर्डर फुलफिल कर सके, हम अपने रिसोर्सेज चेक करेंगे, अगर है तो करो ना, किसका वेट कर रहे हो। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम हम प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेंगे, अच्छे से उस पर और काम करेंगे, और लास्ट में हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट फिर से हमारे पास रिटर्न आ जाए, रिवर्स लॉजिस्टिक्स करना पड़े, तो रिटर्न का मैनेजमेंट कैसे होगा। भाई सप्लाई चेन मॉडल पुश हो सकता है, पुल हो सकता है। पुश में क्या होगा, पुश में होगा सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, इसको क्या फोरकास्ट लगता है उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बना देगा, कस्टमर को जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो लेना पड़ेगा। पुल मॉडल में क्या होगा, कस्टमर को क्या चाहिए वो रिटेलर को बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, तो भाई ये वही बनाएगा जो कस्टमर को चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन लगेगी, क्योंकि फटाफट से काम होना चाहिए, कस्टमर ने प्रोडक्ट मांगा, प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, कनेक्ट, और कस्टमर के पास एक डायरेक्ट वॉइस है कि वो जो मांगेंगे उनको वो मिल जाएगा। फिर हमने देखा अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और डाउनस्ट्रीम फ्लो, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और डाउनस्ट्रीम फ्लो। तो भाई अपस्ट्रीम फ्लो में क्या होता है, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, वो हमको ढंग से प्रोडक्ट दे, टाइम पे प्रोडक्ट दे, सस्ते में प्रोडक्ट दे। दूसरा टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग और ई पेमेंट। सोर्सिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन टू टेंडर, कि आओ टेंडर भरो, जो टेंडर भरेगा जीत जाएगा, वो परचेस करेगा, जो परचेस करेगा उसको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना पड़ेगा। कस्टमर में क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग, जहां पे 6 मॉडल थे, 3 तो हमको याद थे, इंटरनल, सप्लायर और कंज्यूमर, उसके अलावा 3 और याद रखने थे, रेफरल, इन्फ्लुएंस और रिक्रूटमेंट। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 2 चीज पड़ी थी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। टेक्नोलॉजी यूज करना है, ब्रांड इमेज क्रिएट करना है, वेरी वेरी सिंपल। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इलेबोरेट करेंगे, तो कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या बोलता है, बेस्ट एबीसी से हम कर सकते हैं, अभी करके आए हैं, अभी जस्ट आज हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम करके देखा था कि भाई देखो जो बी था वो ज्यादा प्रोडक्ट मंगा रहा था, फिर भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, तो एबीसी से बेस्ट हो सकता है कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। सारे के सारे कस्टमर को एक सेगमेंट में बांट दो, सारे के सारे कस्टमर्स को अलग अलग सेगमेंट में बांट दो, किससे हमको कितना रेवेन्यू मिल रहा है कैलकुलेट करो, किसके लिए हम कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं कैलकुलेट करो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेविंग। तो भाई कौन सबसे ज्यादा सेविंग दे रहा है उसको हम रिटेन करके रखेंगे, वो हमारा क्वालिटी कस्टमर है, और जो हमको नुकसान करवा रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे या प्रोसेस री इंजीनियर कर देंगे। नाउ ठीक है, ये 4 टाइप के कस्टमर है, प्लेटिनम, गोल्ड, आयरन और लीड। प्लेटिनम तो डिजायरेबल है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये तो भगवान है। उसके बाद गोल्ड और आयरन में हम ट्राई करेंगे कि इनको हम प्लेटिनम में कन्वर्ट कर पाए, ये प्रॉफिटेबल है। ये बेचारे प्रॉफिटेबल तो कम है लेकिन डिजायरेबल है, आगे जाके अच्छा काम कर सकते हैं। तो प्लेटिनम, गोल्ड, आयरन। और ये लीड कस्टमर तो एकदम फालतू है, ना प्रॉफिटेबल है ना डिजायरेबल है, तो इनको तो हम अवॉइड ही कर देंगे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या बोलता है, सिनेमा वाला एग्जाम्पल लिया था, सिनेमा वाला एग्जाम्पल लिया था कि भाई एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ टाइम में हमको कितना प्रॉफिट देके जाएगा, उसका आज हम पीवी निकाल लेंगे यूजिंग कंपनी का, यूजिंग फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हम देख लेंगे कि भाई पूरी लाइफ टाइम हमको कितना पैसा इससे मिलने वाला है। तो अगर उस पर कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट करना है तो क्या हम कितना कर सकते हैं, ये हम एनालाइज कर लेंगे। ये सिनेमा वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। कस्टमर को करो सिलेक्ट, एक्वायर, रिटर्न और एक्सटेंशन। सिलेक्शन मतलब क्या, हमको कैसे टाइप के कस्टमर को टारगेट करना है, हमको कैसे टाइप के कस्टमर को टारगेट करना है। फिर नए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाना है, दैट इज एक्विजिशन। जिनके साथ रिलेशनशिप बना लिया है उनको रिटेन कैसे करके रखना है, उनको सेटिस्फाई करो, रिलायबिलिटी दो, उनको अश्योरेंस दो, एंड अल्टीमेटली उनको और प्रोडक्ट्स बेचना चालू करो। वो कैसे करोगे, तो रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल। भाई सिमिलर प्रोडक्ट्स जो उन्होंने पहले लिया था वो उनको वापस बेचो, रीसेल।
उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचो। कोई आपसे कैलकुलेटर लेने आया है, उसको साथ में और कुछ बेच दो। कोई फोन लेने आया है, साथ में उसको ईयरफोन बेच दो। और अपसेल क्या बोलता है, जो लेने आया है उससे महंगा प्रोडक्ट आप उसको बेच दो। अग्रीमेंट के बिना काम नहीं करने का। लोगों में हमेशा बहुत सारी जगह बची होती है कि अग्रीमेंट में बहुत लूपहोल्स होते हैं, ऐसा नहीं करना है, बाद में कोई इशू ना है, इसलिए अग्रीमेंट एकदम मस्त क्लियर होना चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है, जहां पे सप्लायर और बायर दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट जहां पे सप्लायर बायर दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं। कैसे, तो भाई सप्लायर जो है वो अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देता है बिना बिना पेमेंट की गारंटी के। कस्टमर पेमेंट की गारंटी नहीं देता, फिर भी वो, मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई अगर अगर आप लोग मुझे फीस नहीं देते हो, मैंने बोला आपको पढ़ा दूंगी, फीस नहीं लूंगी, लेकिन अगर आप पास हो गए तो हर महीने अपनी सैलरी का 20% मेरा। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर आप फेल हो गए तो मेरे पैसे तो गए, बट अगर आप पास हो गए तो सोचो मुझे कितना बेनिफिट होगा। सीए बन के आप कितना कमाओगे, उसका 20% मुझे मिलेगा। तो जो कस्टमर है उसने इक्विटी जैसा स्टेक ले रखा है, बहुत रिस्क है, पैसे डूब भी सकते हैं, लेकिन अगर मिले तो झकास मिलेंगे। कस्टमर को क्या बेनिफिट है कि भाई आपको वैसे भी कौन पढ़ा रहा था, कोई नहीं पढ़ा रहा था, आप फीस देने को तैयार नहीं थे, मैंने आपको पढ़ा के दिया। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि कस्टमर को बिना पेमेंट गारंटी के काम हो जाएगा, और सप्लायर को अगर आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो उसको बहुत सारा शेयर मिल जाएगा, जिसको हम गेन शेयरिंग बोल देते हैं। उसके बाद आ गया हमारा आउटसोर्सिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीजें कम इंपॉर्टेंट है या जो चीजों पे हम शायद फोकस ना करके बाहर दे सकते हैं वो हम बाहर दे दें। उससे क्या फायदा होगा, हमारा डाउन साइजिंग हो जाएगा, हमारे पास एडिशनल टाइम एडिशनल रिसोर्सेज बचेगा जो हम हमारी कोर एक्टिविटीज पे लगा सकते हैं। हमको क्या मिलेगा, क्वालिटी का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर कॉल सेंटर है वो लोग कॉल उठाएंगे तो वो लोग हेलो मैम प्यार से ही बात करेंगे। हमने किसी को बिठा दिया हेलो मैम करके बात कर लिया तो हमारा क्वालिटी भी खराब हो जाएगा। भाई आउटसोर्सिंग करने से ये फायदा भी हो सकता है। तो भाई नुकसान क्या होगा, हमको ऑब्वियसली हमारा डेटा उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, सेंसिटिव डेटा लीक हो जाने का एक रिस्क है। दूसरा, कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, हमारे पास से कंट्रोल भी चला जाता है, वो अब कस्टमर को फोन उठा के क्या बोलेगी हमको नहीं पता। और लास्ट, अगर वहां पे इम्प्रॉपर इनएक्सपीरियंस लोग हैं तो उससे क्या हो सकता है, हमारे क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। हो गया हमारा पूरा मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म 20 मिनट में, 21 मिनट में टू बी प्रिसाइज, 21 मिनट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड एंटायर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है, फटाफट से थम्स अप, यस नो, दिल आग डालो। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गया, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 हो गया और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। अब 2 चैप्टर और बचे हैं। सबसे पहले ले लेते हैं प्राइसिंग डिसीजन। जल्दी, हमारे पास 20 मिनट बाकी है, 11:30 तक हमको सारे चैप्टर खत्म करने हैं, 5 चैप्टर। आ जाओ प्राइसिंग डिसीजन पे, पानी पी रही हो तब तक दिल दिल आगा बॉम बॉम, यस 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 लिख दो, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है और याद हो रहा है। कुछ भी नो है तो नो लिख के भेज दो। इन दिस क्रोनोलॉजी, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है और याद हो रहा है। यस गाइस, मस्त स्टूडेंट्स हो आप लोग, इतना मस्त रिस्पॉन्स देते हो ना, सब आंसर्स लिख रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, प्राइसिंग डिसीजन क्या बोलता है कि भाई एक फर्म को अपना प्रोडक्ट कितने में बेचना है, ये डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर महंगे में बेचा तो कोई लेगा नहीं, सस्ते में बेचा तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला मॉडल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, जो कि इकोनॉमिक थियोरी को यूज करता है। यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई एमआर इज इक्वल टू एमसी जहां पे होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जहां पे होगा, ये वो ऑप्टिमम लेवल होगा जितना हमको प्रोडक्शन करना चाहिए। सो ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हम डिसाइड कर लेंगे जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी है ना। यहाँ पे हम वीसी इज इक्वल टू एमसी भी अज्यूम कर लेंगे, बिकॉज एक लेवल के बाद जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वही हमारे मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा कि भाई एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, MR इज इक्वल टू A माइनस 2BQ। MR इज इक्वल टू A माइनस 2BQ। A क्या है, ऐसा प्राइस जहां पे जीरो प्रोडक्ट बिकेगा, उसको हम ए बोलते हैं। ए टू तो टू होता है। बी क्या होता है, बी है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि डेल्टा प्राइस अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। बी क्या है, डिमांड कर्व, दैट इज प्राइस बदलने से कितना क्वांटिटी में फर्क आएगा, एंड क्यू हमारा क्वांटिटी हो जाएगा। तो भाई हमारे पास हमेशा वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, उसको हम इक्वेट कर देंगे एमआर के साथ। एमआर इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू ए पता चल जाएगा, टू और बी पता चलेगा, तो हम क्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस इक्वेशन से हमको क्यू मिला, तो क्यू को हम क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू में पुट करेंगे। क्यू को हम पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू में पुट करेंगे, अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, हमको प्राइस निकालना है।
तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एम आर इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू करेंगे, क्यू निकाल लेंगे जिसको हम इसमें पुट कर देंगे पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, और ये वही क्वांटिटी है, ये वही क्वांटिटी है जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसका एग्जाम्पल भी हमने दो एग्जाम्पल कर लिए थे, एक वो बोगी बोगी वाला और एक छोटा सा एग्जाम्पल। उसके बाद हम आए थे कि भाई डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे काम होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप प्राइस टेकर हो, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है लेना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। मोनोपोली में तो आप भगवान हो, जो करना है करो, मतलब फर्म ही प्राइस सेटर है, क्योंकि बायर्स बहुत है लेकिन सेलर एक ही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ये एम आर इज इक्वल टू एमसी करते हैं, जहां पे हमारे प्रोडक्ट्स सिमिलर है आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड ओलिगोपोली में हमको क्या करना पड़ता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या करने वाले हैं उस एंटिसिपेशन में हम प्राइसिंग करते हैं, किक्ड डिमांड कर्व होता है यहाँ पे। उसके बाद लर्निंग कर्व क्या बोलता है, लर्निंग कर्व ऐसा बोलता है कि भाई जब आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाते जाओगे, आपके लेबर्स सीखते जाएंगे, तो नंबर ऑफ आवर्स वो जितने लेंगे वो कम होते जाएंगे। भाई लर्निंग कर्व में हमसे बेस्ट एग्जांपल कौन हो सकता है, डे 5 है, रोज 4 घंटे के लेक्चर, सो 5 4 20 आवर्स का रिवीजन हम 1.5 आवर में कर रहे हैं। 20 आवर्स का रिवीजन हम 1.5 आवर्स में कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हुआ, तो भाई 4 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन हाफ एन आवर में उसका रिवीजन करते हैं, और आज ये हाफ एन आवर कम होके 15 मिनट्स हो चुका है। भाई अब अगर लर्निंग कर्व स्टॉप भी हो जाता है, मतलब अब अगर आपको मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट रिवाइज करना है, तो शायद 15 या 20 मिनट से कम तो टाइम पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पढ़ना है तो इतना टाइम तो लगेगा ही। तो मेरा लर्निंग कर्व जो 4 घंटे से चालू हुआ था, वो कम होते होते 15 मिनट पे आ चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लर्निंग कर्व बोल देते हैं, कि एक ही चीज को बार बार करने से टाइम कम लगता है। यहाँ पे हमने देखा था प्रोडक्ट एग्जैक्ट डबल नहीं होता है, 1 2 4 8 16 अगर जीपी में चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जीपी के बीच का नंबर आया तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी कर देंगे। y से हमको क्या मिलेगा, एवरेज आवर्स मिलेंगे, कि भाई ये x यूनिट्स, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए एवरेज कितने आवर्स लगेंगे, वो y आ जाएगा। a क्या बोलता है, पहला यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम मिला, वो a होता है। और बी क्या होता है, बी हमारा लर्निंग कोएफिशिएंट होता है। लर्निंग रेट के हिसाब से लर्निंग कोएफिशिएंट निकलता है, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू बी करके हम आंसर निकाल लेंगे हमारे लर्निंग कर्व का। नेक्स्ट हमने देखा टीईवी, दैट इज ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ये क्या बोलता है, भाई जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कितने का है, ये हमने एग्जांपल देखा था तो सिस्टम वाला, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कितने का है, प्लस हम क्या करेंगे, दोनों का परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, कि भाई हम और हमारे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में क्या परफॉर्मेंस डिफरेंशियल है, उसको हम ऐड कर देंगे। तो भाई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जितने का है उतना तो हम पे करने को तैयार है, प्लस हमको एडिशनली क्या परफॉर्मेंस बेनिफिट मिल रहा है वो भी हम पे कर देंगे, तो हमको मिल जाएगी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। उसके बाद प्राइसिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बोलता है, कि इंट्रोडक्शन स्टेज में या तो स्किमिंग कर लो या पेनिट्रेशन कर लो। प्रोडक्ट एकदम जोरदार है, आपको पता है ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो एक काम करो, स्किमिंग करो, दूसरे लोग आपको कॉपी करें, उसके पहले आप हाई प्राइसेस चार्ज करके और अपना प्रॉफिट कमा लो। पेनिट्रेशन में आपके जैसे बहुत लोग हैं, आपको प्राइस पे खेलना है, तो इनिशियली एकदम लो प्राइस पे जाओ, पूरा मार्केट एक्वायर कर लो, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ाओ। जियो ने क्या किया, जियो ने पेनिट्रेशन पॉलिसी किया है। एप्पल क्या करता है, एप्पल स्किमिंग पॉलिसी करता है। उसके बाद ग्रोथ स्टेज में आपको थोड़ी सी प्राइसेस घटानी पड़ेगी, क्यों घटानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ में आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, ग्रोथ में आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोथ में आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। तो भाई अब प्राइस सेंसिटिव बायर्स को लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटानी पड़ेगी, जिससे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। प्लस ग्रोथ में क्या होगा कि आपके लेबर सीख रहे होंगे, लर्निंग कर्व होगा इंट्रोडक्शन से ग्रोथ में, आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो आप मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करोगे, मतलब आपको सस्ता मटेरियल मिलेगा, तो इन सारी चीजों के चलते आपका प्राइस कम हो जाएगा। मेच्योरिटी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहती है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से मैच करना है, आपको टाइम टू टाइम ऑफर्स वगैरह देने पड़ते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा, आपको प्राइस कट करना पड़ेगा। प्राइस बढ़ भी सकता है कब, जब आप यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में हो, यहीं पे आपने कुछ जोरदार इनोवेशन कर दिया और यहाँ से आपका फिर से बूम चालू हो चुका है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया था कि भाई कॉम्पिटिटर्स आने लगेंगे, प्राइस घटाना पड़ेगा, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, मतलब ये एग्जाम्पल ही है, इसका आंसर है, थियोरी हम पढ़ चुके हैं। ये एक और एग्जाम्पल हमने किया था। फिर प्राइसिंग मेथड में कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड होती है, जहां पे हम हमारी कॉस्ट प्लस हम क्या चार्ज करना चाहते हैं, कॉस्ट प्लस हमको कैसा मार्जिन चाहिए, उस बेसिस पे हम प्राइसिंग करते हैं। कंपटीशन बेस्ड में कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उस बेसिस पे हम करेंगे, दैट इज गोइंग रेट और सील्ड बिड। गोइंग रेट में इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री में प्राइसेस का क्या एवरेज चल रहा है वो हम गोइंग रेट में ले लेंगे, और सील्ड बिड में क्योंकि टेंडर भरते हैं तो हम किसी को अपना प्राइस नहीं बताएंगे, हम एंटिसिपेट करेंगे कस्टमर ने, हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या भरा होगा और उसके कंपेरिजन में हम थोड़ा कम भरेंगे ताकि टेंडर हमको मिल जाए। और ये टीईबी हम ऑलरेडी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हम कर चुके हैं। अब अगर कॉस्ट बेस को और इलोबरेट करना हो तो एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है, नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या टेंशन है, अपना टोटल कॉस्ट
प्लस नॉर्मल मार्जिन आप चार्ज कर सकते हो। एक्सेप्शनल केसेस में, एस्टैब्लिश प्रोडक्ट के केस में भी आपको मार्केट तोड़ना है तो आप मार्जिनल प्लस कॉस्ट चार्ज कर लोगे। प्रोडक्ट अगर नया है, मार्केट के लिए ही नया है या तो फिर कंपनी के लिए नया, कंपनी के पास अपर हैंड है, तो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन या स्किमिंग कुछ भी ले सकते हो, नॉर्मल केसेस में कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर नया प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट के लिए नया नहीं है, आपके लिए नया है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो शुरू में आपको अपनी जगह बनाने के लिए मार्जिनल प्लस कॉस्ट वाला काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया था। उसके बाद प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज क्या बोलती है, भाई डिस्काउंट देने पड़ते हैं। एक बार मैंने बोल दिया कि लेक्चर 4,000 रुपए के हैं, तो क्या ये गॉस्पेल ट्रूथ हो गया? आंसर इज नो। अब अगर कोई स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ आता है कि मैम हमको 10 लेक्चर खरीदने हैं, तो सीधी सी बात है, उनको हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिस्काउंट दे देंगे। कैश डिस्काउंट आप आज पे करो, आप ईएमआई के थ्रू पे करो, फर्क पड़ेगा, तो अभी तुरंत से पे करने पे आपको कैश डिस्काउंट दिए जाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर, आप सप्लाई चेन में कहाँ हो, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देखा, वो होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेट कस्टमर, आप सप्लाई चेन में कहाँ पे हो, उसके बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। ज्योग्राफिक प्राइसिंग, सीधी सी बात है, यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्ट परचेज हो या मुझे बाहर शिप करना है, तो मेरे शिपिंग चार्जेस लगेंगे, तो मुझे बाहर वाले कस्टमर को ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। और मैं कस्टमर्स में प्राइस डिफरेंशिएशन भी कर सकती हूँ। क्यों, कब कर पाऊंगी, जब तो वो कस्टमर आगे ना बेच पाए। वरना मैंने एक कस्टमर को 1000 में दिया, एक को 1500 में दिया, तो ये मुझसे 1000 में खरीद के 1500 वाले को 1300 में बेच देगा, ये तो गेम हो जाएगा। तो जब हमारा कस्टमर आगे ना बेच पाए, तभी हम ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन कस्टमर, प्रोडक्ट, प्लेस और टाइम हम ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और प्राइस सेंसिटिविटी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि कंपैरिजन, टोटल एक्सपेंडिचर, एंड बेनिफिट, शेयर्ड कॉस्ट, सम इन्वेस्टमेंट, इन सब के चलते हमारी जो प्राइस है वो सेंसिटिव हो जाती है, प्राइस पे फर्क पड़ता है। लो, ये भी हो गया, प्राइसिंग डिसीजन भी खत्म हो गया। और अभी एक अल्टीमेट लास्ट चैप्टर बचा है, जो तो हमने आज ही पढ़ा है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, हमने आज ही पढ़ा है, 2 मिनट में रिवाइज होगा, अभी तो पढ़ा था। तो देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने 3 स्टेजेस देखे, एक ग्रोथ, एक प्राइस रिकवरी और एक प्रोडक्टिविटी। 3 स्टेजेस नहीं, सॉरी 3 पर्सपेक्टिव। तो ग्रोथ में रेवेन्यू कॉस्ट, प्राइस में रेवेन्यू कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी। ग्रोथ का मतलब क्या, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या चेंज आया, उसके कारण मेरे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा, वो ग्रोथ एलिमेंट हो जाएगा। अगर पिछले साल करंट साल सेम नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रोथ एलिमेंट 0 आ जाएगा। भाई रेवेन्यू क्या बोलता है, इस साल क्या क्वांटिटी बेची, पिछले साल का क्वांटिटी बेची थी, दोनों का डिफरेंस निकालो, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करो, पिछले साल की प्राइस से ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट तो हम प्राइस में देखेंगे, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का फर्क देखना है। सिमिलरली कॉस्ट में भी हम यही करेंगे कि पिछले साल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ माइनस इस साल की क्वांटिटी, हम रिवाइज स्टैंडर्ड निकाल लेंगे कि भाई प्राइसेस में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इस साल की क्वांटिटी मल्टीप्लाई पिछले साल का ही कंजम्पशन, उसको हम पिछले साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। प्राइस रिकवरी क्या बोलता है कि भाई अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो ये आंसर 0 आ जाएगा। अब क्वांटिटी को छोड़ दो, अब हर जगह पे एक्चुअल क्वांटिटी ले लो, क्योंकि क्वांटिटी का काम हम ऊपर देख चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदलने से क्या चेंज आया, वो हमारा प्राइस रिकवरी बता देगा। एंड प्रोडक्टिविटी मतलब कि भाई कितना नंबर ऑफ केजी, कितना केजी मटेरियल यूज करके हम एक प्रोडक्ट बनाते थे, उसमें अब फायदा हुआ। पहले 5 किलो रॉ मटेरियल लगता था एक प्रोडक्ट के लिए, अब 4 किलो ही लगता है, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन का डिफरेंस निकालते हैं और उसको एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों एक्चुअल प्राइस, क्योंकि प्राइस वाला डिफरेंस तो हम यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था। फिर एक्टिविटी में प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, दोनों एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, आज ही किए हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, जो क्या बोलती है कि इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम, ऐसा टाइम जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, वही वैल्यू एडिंग है, बाकी सब नॉन वैल्यू एडिंग है। तो भाई एमसीई कैसे निकलेगा, प्रोसेसिंग टाइम अपॉन टोटल टाइम, प्रोसेसिंग टाइम अपॉन टोटल टाइम, ये एमसीई आ गया। अगर ये इक्वल टू 1 है, ये कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज टोटल टाइम से ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम कैसे होगा, प्रोसेसिंग टाइम टोटल टाइम के अंदर आ ही जाता है। तो इट इज नेवर पॉसिबल कि ये ग्रेटर देन 1 हो। मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब क्या कि सारी की सारी एक्टिविटी वैल्यू एडिंग है। अगर लेस देन 1 है, मतलब कुछ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है। इसका भी हमने एग्जांपल देखा। देन वी सॉ 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम, तो ऑपरेटिव, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव। ऑपरेटिव क्या है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखना। ऑपरेशनल टीम कैसे ऑपरेशनल डिसीजंस लेती है, अभी फास्ट का ही एग्जांपल लिया था, इसमें अभी आधे 1 घंटे पहले पढ़ा है भाई ऑपरेटिव सीआरएम ना। इससे हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जो भी डेटा मिला, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहेगा। वो एनालिटिकल हो जाएगा, एनालाइज करना एनालिटिकल, ऑपरेशन से काम करना ऑपरेटिव, नाम में ही गुण। और लास्ट में हम चीजों को कोलैबोरेट करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी सीमलेसली पूरी चेन में घूम सके, वो हो जाएगा कोलैबोरेटिव सीआरएम। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में ऑपरेशनल है और स्ट्रेटेजिक है। ऑपरेशनल बोलता है जो करते हो अच्छे से करो,
डूइंग थिंग्स राइट, जो करते हो अच्छे से करो, और स्ट्रेटेजिक बोलता है अच्छी चीजें ही करो। सो डूइंग राइट थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स राइट। डन। 5 चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं एंड हमारे पास 10 मिनट अभी भी बचे हैं। हमारे पास 10 मिनट्स बचे हैं एंड हमारा पूरा का पूरा 4 दिन में 20 घंटे में हमने जो पढ़ा है, हम इफेक्टिवली 1.5 घंटे में, आई वुड से लेस देन 1.5 आवर, बिकॉज हमारे पास तो अभी भी 10 मिनट्स बचे हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स में हमने पूरे पूरे 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं एससीएमपी के। क्या कॉन्फिडेंस आया? क्या आपको सब कुछ समझ आया, मजा आया और याद हुआ क्या? यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मैम अब कोई टेंशन नहीं है, एससीएमपी तो एग्जाम के एक दिन पहले मस्त रिवाइज हो ही जाएगा। आईडीटी पावर में भी लास्ट डे पे बच्चे बोले थे कि हाँ मैम अब पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आईडीटी एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज हो जाएगा। तो क्या एससीएमपी में आ गया कॉन्फिडेंस कि एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज हो जाएगा? हमारा 50% बैच खत्म हुआ है, आज 5th डे है, तो हमने 5 दिन जो भी पढ़ा था उसका ऐसा मेगा रिविजन कर लिया। अब नेक्स्ट 5 डेज में जो पढ़ेंगे 11th डे पे ऐसा ही वापस से एक मेगा रिविजन कर लेंगे।